क्रियाओं को लेकर हम लोग शुरू किए थे। तो पहले तो कुछ चीज़ें जो कल हमने क्रियाओं को लिखा था उनको पहले एक बार कर लेते हैं, फिर आगे की क्रियाओं को लिखेंगे। तो कल जो सबसे पहली क्रिया के रूप में लिखा था, है ना, चयन और आस्वादन। और ये जो जहाँ पर हो रहा है उसको कह रहे हैं मन। तो यहाँ पर ये जो इधर जो क्रिया लिख रहे हैं इसको कह रहे हैं स्थिति। स्थिति क्रिया है और इधर जो है वो गति क्रिया है। तो स्थिति और गति में दोनों ही चीजें, या इसी को परावर्तन भी कहीं पे लिखा होगा, अगर दर्शन में पढ़ेंगे तो, या प्रत्यावर्तन इसको कहेंगे। इधर जो लिख रहे हैं उसको बल नाम दे सकते हैं अगर लिखना है। ऐसे ही इधर कुछ लिखेंगे उसको शक्ति लिख सकता है। तो अभी अगर देखें, है ना, तो हमने ये बात किया था कि अगर किसी भी चीज को समझना है ना, तो हम उसकी क्रियाओं से ही समझते हैं, है ना, या ठीक से देखें तो क्रिया को ही समझना है। ठीक, तो क्रिया शून्य जो है, यहाँ पे क्रिया नहीं है, उसका अनुभव है। तो क्रिया को ही समझना है और क्रियाओं से ही समझते हैं। एक बात तो ये होगी। तो जैसे अब आदमी को समझना है ना, तो आदमी की क्रियाओं से समझना है। तो क्रियाओं में भी हमने दो प्रकार की क्रियाओं को अलग अलग किया था। एक को कहा कि शरीर की क्रिया है, दूसरे को कहा जीवन की क्रिया है। मतलब उसको हमने जो मोटा कैटेगरी किया था, एक जानबूझ के हो रही है ना, और एक अपने आप हो रही है। तो बाल बढ़ रहा है ना, खून दौड़ रहा है, भोजन पच रहा है, नाखून बढ़ रहा है, ये सब जो क्रियाएं हैं इसको हमने कहा ये अपने आप होने वाली क्रिया है ना। इसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते, मैं अपना नाखून बढ़ा रहा हूँ, मतलब रोज उसमें कुछ हर समय कुछ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो उसमें जिम्मेदारी लेने वाला है। तो ये जानबूझ कर हो रहा है, या मैं जा रहा हूँ, बैठा हूँ, खड़ा हूँ, सो रहा हूँ, तो उसमें एक जो जानबूझ के हो रहा है। तो ये जो जिम्मेदारी लेता है कि मैं कर रहा हूँ, तो ये जिम्मेदारी लेने वाला एक अलग चीज पहचाना, है ना, जिसको जीवन कह रहे हैं या सेल्फ कह रहे हैं। तो ये एक अलग प्रकार की चीज है। तो हमने अब जो है हम यहाँ पर जीवन क्रियाओं की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब अगर हमको ये स्पष्ट हो गया है कि मानव जो है वो जीवन और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, तो फिर हम अभी जीवन को समझने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य काम जीवन का ही है। शरीर जीवन के जो सूचना के अनुसार, संकेत के अनुसार काम करता है ना। मतलब जीवन कहता है उठो तो उठता है, बैठो तो बैठता है, चलो तो चलता है, खाओ तो खाता है, नहीं खाओ तो नहीं खाता। उपवास रखो तो शरीर कोई अनशन थोड़ी कर रहा है ना। वो बोलता है इतने माले की मंजिल से कूद जाओ तो कूद जाता है। इसका मतलब है कि शरीर जो है जीवन के इसको फॉलो कर रहा है। तो मुख्य बात इसको समझना है ना। जैसे मैं एक और उदाहरण दे रहे थे कि अगर जीवन को, मतलब आदमी को समझना है, या तो क्रियाओं से समझना है ना। जैसे जो पिछले उसमें बोला था कि जैसे मैडम तुसाद का जो वो है ना म्यूजियम, तो उसमें एक मोम का पुतला है, एक आदमी, दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे लोग जाते हैं सेम कपड़े पहन के वो फोटो खिंचा के आते हैं, दोनों एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन कौन सा सही है कौन सा नहीं है ये कैसे पता चलेगा। देखने से तो एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन क्रियाओं से पता लगता है। तो उसमें तो दोनों में क्या अंतर है, जो पुतला है और जो ये मतलब ओरिजिनल है। मतलब उसमें ये जो जानबूझ के होने वाली क्रियाएं हैं और अपने आप होने वाली क्रियाएं, उसमें दोनों नहीं है।
जो मोम का पुतला है उसमें तो अपने आप होने वाली भी नहीं है कि नहीं। मतलब थोड़ी देर ध्यान देंगे तो जो अपने आप होने वाली क्रिया है उसमें भी नहीं है। ऐसा थोड़ी कि वो मोम में जो है वो बाल बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब जो एक्चुअल आदमी है उसमें दोनों ये क्रियाएं दिखती हैं, उसमें नहीं दिख रही, तो इसका मतलब कि वो सही नहीं है, उसी से पहचान में आ रहा है। तो अभी जो मुद्दा ये है, तो अब ये है कि ये अलग अलग हम कर रहे हैं। जैसे आदमी नींद में भी है ना, तो भी उसमें क्रियाएं दिखती हैं। अपने आप होने वाली थोड़ी मतलब वो है, लेकिन जानबूझ के वाली तो पक्का दिखेगी। कई बार है कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे करवट बदल रहा है, ये तो दिखता है ना। तो अभी ये कह रहे हैं कि जीवन को भी समझना है तो जीवन की क्रियाओं से समझ सकता है। ठीक, तो जब क्रियाओं को लिखने गए तो हमने पहली क्रिया को कहा था आस्वादन, है ना। आस्वादन का मतलब है स्वाद लेना, है ना। तो जैसे हम कुछ खाते हैं तो उसका एक स्वाद है। हमने कल डिस्कस किया था कि यह जो स्वाद लेने का काम है ये केवल जीभ से नहीं है, मतलब ये पांचों इंद्रियों से है। मतलब जैसे हम कान से भी कुछ स्वाद ले रहे हैं, उसको संगीत कह रहे हैं। हमको एक प्रकार का संगीत अच्छा लगता है, एक प्रकार का संगीत अच्छा नहीं लगता। और ऐसा नहीं है कि जो आपको अच्छा लगता है वही सबको अच्छा लगता है। हर आदमी को अलग अलग प्रकार का अच्छा लगता है, या उसमें टाइम डिपेंडेंट भी है। कोई चीज है जो सुबह अच्छी लगती है, कोई चीज है जो शाम को अच्छी लगती है ना। शाम वाला सुबह बजा दें तो उसको ठीक नहीं लगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वो कान से भी कुछ स्वाद है ना, मतलब उसको स्वाद के रूप में कह रहे हैं, मतलब एक जनरल टर्म के रूप में लिखा है। तो हमारे में अभी हम जब पहचानने जाएंगे तो आप अपने में देखिए कि यह आस्वादन की क्रिया हमारे में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जैसे आंख से भी एक अच्छा देखने का, कोई फूल हमको अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लग रहा, किसी को कोई प्रकार की सीनरी अच्छी लग रही, किसी को नहीं लग रही। तो आंख से भी स्वाद है ना, त्वचा से भी स्वाद है, किसी के एक प्रकार का स्पर्श अच्छा लग रहा है, किसी को दूसरा नहीं लग रहा। तो ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों प्रकार से हमारे में कोई एक स्वाद बनता है। और ये स्वाद में वैरायटी है। इस आस्वादन के लिए है ना किसी को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, जन्म से ही हर आदमी में कोई न कोई प्रकार का चीज अच्छा लगता है ना, ये है। और हमने ये भी कहा था कि ये जो आस्वादन है ये जीवन में है, ये जीवन की क्रिया है, शरीर की नहीं। क्योंकि शरीर का जो आस्वादन करने वाला सेंसर है वो खराब भी हो जाए, है ना, तो भी इच्छा तो होती, आंख से दिखाई ना पड़े, है ना। उससे पूछिए भाई आप देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। जीभ से मिठाई का स्वाद आना बंद हो जाए, या है ना मिठाई खा ही ना सके, है ना, शुगर हो जाए, तब भी उसकी खाने की इच्छा है कि नहीं है। सुनाई पड़ना बंद हो जाए, सुनने की इच्छा है या नहीं है, यह है। अच्छा, ये जो इच्छा है या ये जो आस्वादन है ना, ये एक तो शरीर पर डिपेंडेंट नहीं है, दूसरा है कि ये जो आस्वादन करने का जो हमारे में ताकत है, ये आस्वादन की ताकत निरंतर बनी रहती है। मतलब ये अक्षय है, इसमें कम नहीं होता, कितना भी आस्वादन करो और आस्वादन करने की ताकत बनी हुई। मतलब ऐसा नहीं कि एक समय के बाद खत्म हो जाए। ये हो सकता है कि आप जैसे जब तक ये इंद्रियों के आस्वादन में है, एक इंद्रिय से अभी मन नहीं कर रहा। जैसे आप मीठा खाते रहेंगे, थोड़े समय के बाद हो सकता है मीठा खाने का मन नहीं, तब आप नमकीन खाना शुरू कर देते हैं। जैसे आपको चाय पीना है तो पहले नमकीन खाने हैं, क्योंकि फिर मीठी नहीं लगेगी चाय। ये हो सकता है, लेकिन अब आस्वादन करने की ताकत ही खत्म हो गई, अब मैं कोई आस्वादन नहीं ले सकता, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये जो आस्वादन की ताकत है ये हमारे में अक्षय है, ये खत्म नहीं होगी। कितना भी आस्वादन करो ये कम नहीं होता। ये समझ में आता। अभी ये कह रहे हैं कि एक दूसरी चीज भी है कि हर आस्वादन के साथ एक चयन है। चयन का मतलब किसी चीज का चुनाव करता है उस आस्वादन के। तो हर आस्वादन के साथ एक कोई चीज जुड़ी हुई। जैसे मीठे का आस्वादन है तो उसके साथ हमने कोई चीज जोड़ रखा है, भाई कोई रसगुल्ला खाएंगे या कोई मिठाई खाएंगे या कोई चीनी खाएंगे, है ना।
वो मीठे में भी ऐसा है कि मतलब मीठे में भी आस्वादन की कई वैरायटी है। जैसे रसगुल्ला है तो रसगुल्ले में भी हमारे पास हो सकता है 20 आस्वादन, है ना। मतलब नटराज का रसगुल्ला, फिर ये फलाने का रसगुल्ला, या वहां खाया था वो है। तो ये जो चीज है ये हमारे में बना हुआ, तो इसके हम स्थिति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो आस्वादन है ये हमारे में बना रहता है, उसके आधार पर हम कोई न कोई चयन करें। मतलब उस प्रकार के आस्वादन के लिए उस जगह वाला रसगुल्ला, है ना, या फलाने मिठाई, ये समझ में आता है। या हमारे में जो कोई चयन है उसके करस्पॉन्डिंग कोई न कोई आस्वादन होता है। तो स्थिति और गति ये अविभाज्य है। गति है तो कोई न कोई आस्वादन है, आस्वादन है तो कोई न कोई चयन है, ऐसा है। इसलिए इसको हम गति क्रिया करें। तो किसी न किसी चीज का बाहर से चुनाव, मतलब जैसे कोई एक संगीत का आस्वादन है ना, किसी एक आदमी का भजन है ना, तो उसके साथ वो चीज जुड़ा हुआ। ये हनुमान चालीसा आप टी सीरीज का सुनेंगे, अनुराधा पौडवाल का सुनेंगे, या फला किसी का सुनेंगे, हनुमान चालीसा वही है, शब्द भी वही है ना, लेकिन किसी को कोई आवाज अच्छी लग रही, तो अल्टीमेटली क्या है, वो आस्वादन का मुद्दा है। तो जो सब प्रकार के आस्वादन है उसके हिसाब से चयन है, या उस चयन के हिसाब से उसका आस्वादन। फिर इसमें ये कहा था कि ये जो आस्वादन की जो ताकत है उसका नाम है मन। ये जहां पे आस्वादन की क्रिया हो रही, क्रिया तो आस्वादन की है, क्रिया करने वाले का नाम है मन, है ना। तो जैसे ये कहा कि, है ना, जैसे हम कह रहे हैं शिक्षक, तो शिक्षक का मतलब क्या हुआ, जो पढ़ाता है, विद्यार्थी मतलब पढ़ने वाला। तो क्रिया क्या है, पढ़ना पढ़ाना, है ना, बाकी शिक्षक या विद्यार्थी नाम है, ऐसा ही है। तो मन में जो हो रहा है वो आस्वादन चयन हो रहा है। ये बात समझ में आती। फिर मन में हो रहा है लेकिन पांचों ज्ञानेंद्रिय से हो रहा है, मतलब मन में हो रहा है लेकिन शरीर से हो रहा है। भाई हम बाहर जो भी कुछ कर रहे हैं उसके थ्रू हो रहा है ना, मतलब शरीर तो यहाँ पर है ही नहीं। जैसे मन में हो रहा है लेकिन वो तो शरीर से रहा है ना, शरीर के साथ हो रहा है। ये मतलब शरीर उसमें सहयोगी। जैसे आप पेन से लिख रहे हैं ना, तो लिख कौन रहा है, पेन, हम लिख रहे हैं। हाँ, तो लिख आप रहे हो, किससे लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, वही चीज है। उसमें भी इंक है। तो ये एक हमको समझ में आता है। हमने इधर भी एक नाम लिखा था आशा, है ना, जहां पे चयन की क्रिया हो रही उसका भी नाम देना हो तो उसको कहा आशा, मतलब आशय पूर्वक की गई क्रिया। तो क्या सुख की आशा में चयन, मतलब कोई भी हम चयन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उससे सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा, या उसको दूसरी भाषा में कहें जो अच्छा लगता है उसी का चयन है, कि नहीं। मतलब हर चीज का चयन थोड़ी भाई, हम यहाँ बैठ के भी चयन कर रहे हैं कौन सी आवाज सुननी है। कई बार हमको वो भी रहता है कि एक तो वही आवाज सुननी है, दूसरा कौन से शब्दों में सुननी है। मतलब मान्यता का हमारे हाल यहाँ तक है, मतलब हमारा वाला ही शब्द नहीं बोला तो भी हम नहीं सुनते। तो ये चीज को कह रहे हैं चयन आस्वादन। अब ये है कि अब ये जो चयन आस्वादन है ये हमारे अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो निरंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम अपने में जांच सकते हैं कि नहीं जांच सकते हैं, या जांच के देख लीजिए। हर आदमी दिन भर में लाखों चयन आस्वादन कर लेता है। ऐसे किस पोजीशन में बैठना है ना, पोजीशन ही बदल लिया। क्यों बदल लिया, मतलब किसी एक पोजीशन का जो आपने चयन किया उस समय पर वो पोजीशन आपको कंफर्टेबल लग रहा था, थोड़े समय के बाद वहां से कुछ अलग संवेदना आने लगती है तो आप बदल देते हैं। मतलब आस्वादन चयन तो चयन चयन, थोड़ी देर के बाद वो वाला समय रहता, हो सकता है आप पुराने वाले पे आ जाए, ये हो ही रहा है ना। तो इस क्रिया को हमें कह रहे हैं कि ये मन में होने वाली क्रिया है। तो मन में क्या हो रहा है, चयन आस्वादन हो रहा है, ये स्पष्ट होता है। फिर इसी को हमने कहा था कि ये जो चयन आस्वादन है इसी को देखने गए थे, तो हमने कहा था कि ये 3 प्रकार का है, मतलब 3 कैटेगरी है इसकी।
एक को कहा था रुचि मूलक, है ना? है ना, ये 3 कैटेगरी है। तो रुचि मूलक का मतलब क्या है? जो पांचों संवेदनाओं से या पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो हम ले रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में, उसको हमने कहा था रुचि मूलक आस्वादन, है ना। कोई खाना अच्छा लग रहा है, कोई अलग ये है, तो इसका जो चयन आस्वादन है उसको हम कह रहे हैं रुचि मूलक, है ना। उसके मूल में रुचि है ना। और इसके लिए फिर हर आदमी, है ना, इक्विप्ड है। जन्म से ही कोई ना कोई चीज अच्छी लगती है, चाहे वो 5 महीने का बच्चा हो, है ना, या 80 साल का बूढ़ा हो। उसके बाद है मूल्य मूलक आस्वादन। मूल्य मूलक आस्वादन का मतलब है भाव है कोई, है ना। किसी ने आपका सम्मान किया, आपको अच्छा लगा, वो आपके अंदर बना रहा, उसको कह रहे हैं मूल्य मूलक आस्वादन। मतलब भाव है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम। ऐसे आपने किसी को खाना खिला दिया, किसी की सेवा कर दी, है ना, भूखे को खाना खिलाया या पानी पिलाया, आपको अच्छा लगा। ये जो है ये दूसरे कैटेगरी का स्वाद है, इसका भी आस्वादन है। और ये जो आस्वादन है ये रुचि वाले से बड़ा है, या मूल्य मूलक होता है तो रुचि मूलक उसमें समाया रहता है, तो इसीलिए उसको हम ऐसा कहते हैं कि ये जो है वो इससे बड़ा है। जैसे जहां पर आप भाव है वहां पर हम रुचि का ध्यान रखते ही हैं। जब कोई घर में आ गया, आपने सम्मान के भाव से प्रस्तुत होना, तो क्या खिलाएंगे? जो रुचि है उसकी है उसको ध्यान में रखेंगे, उसको ऐसा तो नहीं जो उसको अच्छा न लगे वही खिलाएंगे। जैसे माँ है, माँ में ममता का भाव है, उस भाव के तहत जो बच्चे को अच्छा लगता वही वाला खिला रहे हैं, नहीं जो उसको पसंद नहीं है वही ढूंढ ढूंढ के ले आएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ये इस कह रहे हैं कि जब ये है तो बड़े में छोटी चीज समा जाती है या नियंत्रित हो जाती है, उसको जो भी भाषा देने। तो सर ये रुचि मूलक और मूल्य मूलक बचपन से ही है या फिर नहीं? और इसके लिए शिक्षा संस्कार है, और ये सबके लिए अलग अलग है, लेकिन है पैदा होने के साथ ही। हाँ, होने के नाम में तो है वही बेसिकली क्या, संवेदना तो जैसा शरीर शुरू हुआ तो है ना। जीवन वाली जो चीजें हैं वो समझदारी पे निर्भर है। जैसे भाव है, तो ये जो सम्मान का भाव है कई बार सही भी होता है ना। मतलब अब कहीं गए, कोई बड़ी माला पहना है, अभी तो आजकल क्या है कि माला भी ऐसी है कि आदमी को रख दो तो कौदब जाए वो, ठीक। लेकिन अगले को समझ में आ रहा होता है कि जितना भारी माला पहना रहे हैं उसका कुछ मतलब भी है ना, कुछ लेना है, नहीं तो फिर माले का साइज कम हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आता है कि सम्मान है या नहीं है। लेकिन कहीं आपका सही भी सम्मान होता है तो आपको अच्छा लगता है। आदमी सम्मान के भाव से जीना चाहता ही है, जब उसको लगता है कि मेरा सम्मान हुआ तो उसको अच्छा लगता है। अभी तो खाली इतना ही कह रहे हैं कि उसका एक आस्वादन है ना। सम्मान क्या है उसको कभी, है ना, आगे जब भावों की चर्चा करेंगे तो उसको और डिटेल करेंगे। अभी तो जैसे पहले रुचि मूलक था वो मन में हो रहा है आस्वादन, लेकिन शरीर के साथ हो रहा है। अभी जो मूल्य मूलक आस्वादन है ये मन में हो रहा है, लेकिन ये शरीर के साथ नहीं हो रहा। हाँ, ये वैसे भी हो सकता है। इसीलिए जो कल कहा था कि जैसे रुचि मूलक मान लीजिए आस्वादन लेना, तो आपको जैसे मान लो आपका मिठाई खाने का मन हुआ, तो मिठाई को सोच के वो मजा नहीं आने वाला, है ना। वही मिठाई जब तक खाओगे नहीं तब तक वो स्वाद नहीं आना, वो तृप्ति नहीं मिलेगी। लेकिन भाव वाले में ये है कि अगर उस भाव को, जैसे मान लो आपके अंदर कोई बना हुआ, कोई किसी ने सम्मान किया, आपको अच्छा लगा, उस पूरे चीज का अगर आप विचार करेंगे तो भी आपको वैसे ही अच्छा लगता है। ये अंतर है ना। उसके लिए वही घटना फिर घटाना जरूरी नहीं है ना। करके देखिए, अभी मान मत लीजिए ऐसा ही है कि नहीं। या उल्टा भी देखिए, कहीं अपमान हुआ था,
आपको अच्छा नहीं लगा, अब आप उसको बैठ के सारी चीज को एग्जैक्टली रिपीट करके देखिए क्या मजा आता। आपको वैसे ही गुस्सा लगता, फिर वैसे ही जो है ना, चल रहा है। मतलब वो आदमी अब सामने नहीं है, तब सामने था। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो सामने था तब कम गुस्सा आया था, अभी ज्यादा आ रहा है क्योंकि अब और कुछ इंफॉर्मेशन आ गई। हाँ, तो ये जीवन का जो है ये झंझट। तो एक शरीर अभी ये मूलक कह रहे कैसे हैं कि होगा? अगर ये सही अर्थ में होना है तो ये शिक्षा संस्कार से होगा। लक्ष्य मूलक जो है, लक्ष्य मूलक और बड़ा है। लक्ष्य का मतलब किसी लक्ष्य पे पहुंचा दिया, तो कहीं या किसी लक्ष्य पे पहुंच गया। लक्ष्य क्या है? सुख है ना, मतलब मुख्य लक्ष्य तो सुखी है, उसको जीवन लक्ष्य कहा, सुख शांति संतोष आनंद, वही लक्ष्य है ना, या समाधान समृद्धि अवैध, है ना, यही लक्ष्य। तो ये जो लक्ष्य है, जब हम यहाँ पहुंचते हैं उसका भी एक आस्वादन है, उसका भी एक सुख है, उसको भी हमको अच्छा लगता है। से किसी एक आदमी को हमने पढ़ाया लिखा है ना, या जो भी सही शिक्षा संस्कार हुआ, समाधानित हुआ, वो खुद सुखी है, जाकर कहीं एक अच्छा काम कर रहा है, 4 लोगों के सुख का स्रोत। तो ये जो हमने किया, वो आदमी एक पर्टिकुलर लक्ष्य पर पहुंच गया, उससे हमको तृप्ति मिलती है। हमको आज भी सुनाई पड़ता है कि भाई ये आदमी अच्छा कर रहा है, हमको अच्छा, नहीं? तो उसकी एक तृप्ति है, वो तृप्ति इनसे बड़ी है। कि हो सकता है कि वो उसको समझदार बनाने के चक्कर में कभी उसको डांटा भी होगा, तो उसको अच्छा नहीं लगा होगा। अभी क्या है, स्टूडेंट्स का जो मन है, अगर उसके हिसाब से नहीं करो तो उसको खराब लग रहा है, तभी तय कौन करेगा भाई? भाई देखा जहां पर है वही आदमी तय करेगा। तो ये हो सकता है उस प्रक्रिया में वो बहुत रुचि ठीक नहीं रही हो, है ना, लेकिन ये जो है जब पहुंच जाता है तब उसको अच्छा लगता है। तो ये इसका एक अलग प्रकार का आस्वादन। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर लक्ष्य मूलक हो गया तो इसमें फिर ये दोनों समा जाता है। मतलब ये जो है ये सबसे बड़ा ब्लॉक, क्योंकि जैसे ही लक्ष्य हम तय होता है, मतलब आदमी समझदार हुआ, तो फिर वो मूल्य का ध्यान रखेगा ही, भाव का ध्यान रखेगा ही। जो समझ गया है वो सही भाव से ही प्रस्तुत हो, कि नहीं? तो इसलिए कह रहे थे कि ये जो मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक है ना, ये दोनों के लिए शिक्षा संस्कार की जरूरत है, अगर ये सही अर्थ में होना है तो। है ना, मतलब अभी आप देखेंगे तो लक्ष्य क्या है ना, एसडीएम बन जाना या आईपीएस बन जाना, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ता है। क्या बना है उससे, है ना। तो अभी अगर सही अर्थ में होगा तो ये जो दोनों चीज है, लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक, ये शिक्षा संस्कार पूर्वक सुनिश्चित होगा। अभी अपन लेकिन इतना कह रहे हैं कि ये 3 कैटेगरी हम कर रहे हैं आस्वादन की, और ये आस्वादन जो है इसकी निरंतरता होती है या हो सकती है, इसकी निरंतरता नहीं है। ये दोनों सभी के लिए एक हो सकता है, इसमें भिन्नता है। ये आप कभी भी एक नहीं कर पाएंगे। जैसे घर, मान लीजिए आप घर में है ना, तो घर में आप चाहें कि भाई सब आदमी एक ही प्रकार का खाए, वो नहीं होता। या सब आदमी एक ही प्रकार का चीज अच्छा लगे सबको, वो नहीं होता। सबको एक प्रकार का फूल अच्छा नहीं लग रहा। अभी हम वही कराने के लिए पूरा झगड़ा। तो यहां पर समानता नहीं हो सकती। ये इतनी बात कह रहे हैं अभी तो, है ना। ठीक हो गया इतना? तो अब हम ये इसको कह रहे हैं, ये 5 नंबर की क्रिया। अब इसके ऊपर कुछ चीजें लिखी गई थी, है ना, कल हम लोगों ने थोड़ी चर्चा करी थी। इसको कह रहे थे विश्लेषण, और इधर को लिखा था तुलन, है ना। और इसको कह रहे थे, जहां पर विश्लेषण हो रहा है उसको कह रहे हैं विचार, और जहां पर तुलन हो रहा है उसको कह रहे हैं वृत्ति। ठीक। तो अभी ये कह रहे हैं कि अब जो चयन आस्वादन हुआ है ना, उसका विश्लेषण होता है, फिर वो वृत्ति में उसका विचार होगा, उसका आकलन होगा।
ठीक। तो ये जो विश्लेषण है, अब ये मतलब ये जो चयन आस्वादन हुआ, इसी का जाकर अब हम विचार करते हैं, है ना। तो विश्लेषण का मतलब क्या हुआ, अब उसको हम और तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं कैसे, है ना। और यह विश्लेषण किस आधार पर होगा, तुलन के आधार पर। तो कोई न, तुलन का मतलब क्या है, तुलना करना, कोई न कोई हमारा दृष्टि। तो अभी जैसे इसको दृष्टियों को जब लिखने गए तो इसको लिखा था, अभी 6 प्रकार की दृष्टियां हैं, प्रिय, हित, ये है, मतलब मोटा मोटा देखेंगे तो ये एक सेट है, बाकी जो एक दूसरा है। तो अभी ये जो अच्छा लगा है ना, जैसे अभी क्या है, कुछ एक अनुकूल आस्वादन हुआ तो हमको अच्छा लगा। अब ये जो अच्छा लगना है, जब उसी को और एनालिसिस करते हैं, उसको एनालाइज करेंगे, है ना, विचार में, तो वो वही है कि वो किस प्रकार से अच्छा लगा, वो ये 6 प्रकार से अच्छा लगा। या जो मैं कल कह रहा था कि उसी को आप 12 भी कह सकते हैं, मतलब प्रिय हुआ या अप्रिय हुआ, है ना। तो ये फिर हम ये देखते हैं, है ना। तो अब ये प्रिय हित लाभ का क्या मतलब है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम विश्लेषण पे आते हैं। तो प्रिय को लिखा था, प्रिय का मतलब है कि इंद्रिय सापेक्ष, मतलब इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, मतलब, है ना। जैसे कोई अच्छा गाना सुना, है ना, जो हमको पहले से आस्वादन जिसका ठीक, तो उसको कह रहे हैं ये इंद्रियों को प्रिय है ना। जो हमको ठीक नहीं लग रहा है वो अप्रिय है ना। तो किसी को रॉक जो है बहुत अच्छा लग रहा है, और किसी को लग रहा है कि सही में पत्थर गिर रहा है, कान फट जा रहा है ना, तो वो अप्रिय हो गए। अब ये क्या है कि ये जो प्रिय है उससे बड़ा है हित। हित का मतलब क्या है, स्वास्थ्य की दृष्टि, है ना। तो ये स्वास्थ्य के सापेक्ष है। अब ये कह रहे हैं कि जो वही, तो अभी क्या है, अगर केवल प्रिय है तो कई बार क्या होता है कि आदमी प्रिय लग रहा है, खा लिया, है ना, फिर पेट खराब हो गया, है ना। बहुत मिर्ची है, बड़ा अच्छा लगा, है ना, लेकिन क्या है वो शरीर के लिए ठीक नहीं था, है ना। तो इसका मतलब अहित हो गया। तो प्रिय जो है, लेकिन क्या है कि अगर हमारा हित का दृष्टि है, स्वास्थ्य का दृष्टि है, तो प्रिय होता है। मतलब क्या है कि नॉर्मली ऐसा थोड़ी है कि जो चीज संवेदनाओं को अच्छा लग रहा है ना, वो हमेशा अहितकर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं। मतलब जो नॉर्मली देखिए, जो नेचुरल चीज है उसमें तो जो अच्छा लग रहा है मतलब वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक ही है। जब पका आम और सड़ा आम कैसे तय करेंगे, स्वाद से ही तो तय कर रहे हैं ना। तो जो उसका स्वाद ठीक लग रहा है मतलब वो शरीर के लिए ठीक है, जैसे ही सड़ा होता है वो उसको ठीक नहीं लग रहा मतलब शरीर के लिए ठीक नहीं है। इनफैक्ट क्या है कि भाई आदमी ने, जैसे आप अगर देखेंगे जो ये दवाई बनाने वाले लोग हैं, मतलब जो काम करते हैं आयुर्वेदिक, वो कैसे पहचानेंगे भाई, शुरू में तो कोई आदमी पहचाना होगा ना कि भाई ये पत्ता आदमी के शरीर के लिए है ठीक कि नहीं है। एक तो नेचुरली ऐसा साइनाइड जैसा चीज मिलता नहीं, जीभ में रखो तुरंत निपट गया आदमी, लेकिन यह है कि अगले को जीभ में रखकर उसका मतलब उसको पता चलता है कि भाई ये शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में है या नहीं है, फिर आगे उसका प्रोपोर्शन और बाकी सारी चीजें वो तय करेगा, है ना। तो ये है, तो जब हित होगा उसमें प्रिय समा जाता है, यही वाला रूल इधर है। अब ये जो लाभ है ये वही है, मतलब वस्तु के सापेक्ष है, मतलब कम देकर ज्यादा लेना। ये न्याय का दृष्टि क्या है, अब हमारा ध्यान संबंध पर है ना। संबंध में जो मूल्य है उनकी पहचान, उनका निर्वाह, है ना, मूल्यांकन, इस पूरी प्रक्रिया को कह रहे हैं न्याय। तो जब न्याय का दृष्टि हो गया, संबंध का दृष्टि हो गया, तब ये जो प्रिय हित लाभ है ये नियंत्रित हो जाता है। सर हित हो रहा है तो लाभ तो हो ही रहा है, वही मतलब, लेकिन लाभ में क्या है कि वो कई बार हित से भी ज्यादा है ना। मतलब अभी क्या है, लाभ के लिए आदमी हित को भी दबाने को तैयार है ना।
जैसे बॉलिंग कर रहे हैं, ऑपरेशन हुआ है हाथ का, वो शरीर के हित में तो नहीं है, लेकिन वो लाभ की दृष्टि है वहाँ पर। हाँ। मतलब अभी बहुत सारा चीज है। मतलब अभी देखिए कि भाई मतलब कहीं से जो है ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर्स आए हैं, उस पर अपना लेवल चिपका लिया जा रहा है। लेकिन अभी क्या है कि न्याय का दृष्टि, जैसे ही हमको संबंध दिखा तो ये तीनों मतलब है कि उसमें समाहित रहते हैं। जैसे जो कल हम लोग उदाहरण लिए कि भाई कोई हमारे घर आ जाए जो उसको हम संबंधी मानते हैं, तो हम उसके प्रिय का ध्यान रखते हैं। मतलब जो भी उसका टेस्ट होता है उसको हम कंसिडरेशन में रखते हैं, उसको जो अच्छा लगता है वही खिलाते हैं। हम साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि उसको खा के उसका पेट ना खराब हो जाए कि नहीं, मतलब वो शरीर के लिए भी स्वास्थ्यकर हो, ये भी ध्यान रखते हैं। दूसरा है कि हमारा लाभ का दृष्टि भी नियंत्रित है। हम चाहते हैं कि उसका पैसा कम से कम खर्चा हो या ना हो। जहां पर संबंधी वहां हम खुद ही खर्चा करने को तैयार हैं कि नहीं। तो जैसे ही हमको संबंध दिखाई पड़ता है, फिर ये चीजें नियंत्रित हो जाती। तो मानवीय दृष्टि जो है वो यहां से शुरू होती है। इस लाभ हमारे लाभ के बारे में है, दूसरे के लाभ के बारे में है। अभी हम अपना ही नहीं सोच पा रहे हैं तो दूसरे कहाँ सोचेंगे। दूसरे के लाभ के बारे में क्या मतलब हुआ। नहीं, जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाँ किसी कोई रिश्तेदार है जो खिला रहे हैं कुछ, हाँ, तो ये कोशिश करते हैं कि पैसे हम ही दें। हाँ, तो ये लाभ की दृष्टि, लाभ की दृष्टि नहीं, मतलब उसमें हम लाभ का सोच ही नहीं रहे हैं। हम तो दे रहे हैं, हमारा तो हानि हो रहा है ना। अगर मतलब आप उस दृष्टि से देखेंगे तो हमें कह रहे हैं कि ये लाभ का हम नहीं सोच रहे हैं, नियंत्रित है ये चीजें। संबंध के तौर पे बना है तो लाभ ही है। अगर किसी के अगर सम्मान कर रहे हैं, वही मतलब अब आप उसको मतलब अभी क्या है वो, तो फिर आप लाभ का क्या मीनिंग मानते हो वो है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि वस्तु का लेन देन। तो अगर लाभ का ये दृष्टि हमको कम देकर ज्यादा लेना है, ऐसा नहीं है वहां पर। मतलब आप दे ही रहे हैं, लेने का नहीं सोच रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, है ना। वो घटना तो नहीं हो रही है, तो वो है। लेकिन अगर संबंध नहीं हो तो आप क्या चाह रहे हैं कि देना कुछ भी ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं। फिर अगर देना कुछ भी ना पड़े ज्यादा अच्छा, तो फिर उसमें हित इंक्लूड कैसे होगा सर? क्या चीज? जैसे लाभ तो इंक्लूड, लाभ में जैसे हम कह रहे हैं कि हित और क्रिया इंक्लूडेड है। भाई इंक्लूडेड है या कहीं मतलब ये अभी आप उसको इंक्लूडेड ना भी माने तो ये अलग अलग दृष्टि है। हम कई बार है कि लाभ के लिए इन दोनों को भी दांव पे लगा सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ये लगभग ये मतलब गुरु है जैसे नीचे वालों में था। वही कि जब हाँ वो ठीक है, वो अगर ना भी करें तो जैसे ये अभी जो हित है, शरीर का हित कहाँ से ढूंढेंगे, वस्तु मूलक ही है ना। शरीर में जो है स्वास्थ्य बिगड़ गया तो क्या करोगे, पैसा ही तो लगाओगे। या वस्तु नहीं है तो खाना खाओगे कि नहीं खाओगे, लाभ मतलब हित होगा कैसे। वो भी तो है ना। हाँ, तो अभी वही है कि मतलब उसको आप जिस तरीके से भी देखें, है ना। लेकिन ये है कि ये इन दोनों से बड़ा सोच रहे हैं, मतलब उस सेंस में बोल सकता है कि मतलब ये कई बार है कि अगर इसको वस्तु मूलक लिखें तो वस्तु के बिना तो ये दोनों होना भी नहीं है ना। अभी क्या भाई ये और इनफैक्ट ये देखेंगे तो ये जो प्रीहित लाभ है, इसी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन में या इसी के कॉम्बिनेशन में हमारी बहुत सारी मान्यताएं हैं। और यही प्रीहित लाभ सबका अलग अलग है, इसीलिए हर आदमी अलग अलग दिखाई पड़ रहा है ना। मतलब जैसे ये प्रिय एक ही है, जैसे कोई चाय में भी देखेंगे तो बहुत वैरायटी हो गई, कोई ज्यादा चीनी, कोई कम चीनी, कोई ज्यादा पत्ती, कोई तेज पत्ती, है ना। शरीर का बनावट के हिसाब से ये भी बहुत अलग अलग है। किसी को आम ठीक लग रहा है, किसी को नहीं ठीक लग रहा है, किसी को करेला या कोई एक प्रकार की चीज पचती, किसी को नहीं पचती, है ना। ऐसे ही है कि भाई कोई कम पे ठीक लग रहा है, किसी को बहुत ज्यादा है ना। किसी का आज तक पेट नहीं भरा, है ना। अब ये बहुत लंबा है।
इन्हीं का देखेंगे तो ये प्रीहित लाभ या इन दोनों के कॉम्बिनेशन है ना, ये तीनों मिलाकर आप देखेंगे हर आदमी अभी बहुत अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये इन्हीं के कॉम्बिनेशन में आदमी बहुत अलग अलग है। यही दृष्टि, किसी का ये ज्यादा है या किसी का केवल यही बचा हुआ है। मतलब इनफैक्ट क्या है कि हमारा, इसीलिए अपन कहते हैं ना कि ये ओवरलैपिंग चीजें हैं, मतलब ये जहां हम एकदम अलग जैसा कुछ नहीं है। हमारे में ही कभी ये बहुत प्रिवेलेंट है कि प्रिय हो जाए, तो उसमें क्या है, फिर हम कई बार है कि लाभ और वस्तु नहीं देख रहे हैं, चाहे जितना पैसा लग जाए भाई, पहले फिल्म की फर्स्ट ये जो है दिख जाए, है ना, उसके लिए चाहे वो 8 गुना पैसा ले ले, हमें वो झंझट नहीं है। लेकिन अगर हमको ये नहीं है तो बोलेंगे है ज्यादा टिकट है जी, अभी रहने दो, जब सस्ता हो जाएगा तब कर लेंगे, क्या नहीं। तो ये मतलब हमारा खुद, मतलब आप एक आदमी में भी देखेंगे तो ये वेरिएबल है, दिन भर में भी देखेंगे तो ये बदल सकता है। ये समझ में आता है। तो यहां पर वही है कि जैसे हम केवल यही देख रहे हैं ऐसा नहीं होता, या हम केवल यही देख रहे हैं ऐसा भी नहीं है। तो लेकिन वही है कि ये तीनों तरह से हम देखते हैं, अभी तो खाली यही कह रहे हैं। और सिर्फ रुचि मूलक आस्वादन को ही देखते हैं इन दृष्टियों से। देखिए इन दृष्टियों से यही देख ही सकते हैं ना, क्योंकि ये इसको कहा ना, मतलब भाई ये सारी चीजें शरीर से जुड़ती है, तो वो यहीं पर पहुंचेगा। और अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ये हम पहले ही कह रहे हैं ना कि ये जो चयन आस्वादन है उसी का ही तो विश्लेषण कर रहे हैं। तो ये वाले का तो इसी तीनों में से कहीं खड़ा होगा, ये तो पक्का होगा। तो ये शरीर मूलक दृष्टियां हैं, इसीलिए इनको कह रहे हैं कि अमानवीय दृष्टि है ना, या शरीर लिख देता हूँ यहाँ पे छोटा, शरीर मूलक है। ये जो है ये अमानवीय दृष्टि हो गया, अभी ये मानवीय हो गया, इधर अमानवीय दृष्टि। तो मानवीय दृष्टि का मतलब है कि पहला मिनिमम न्याय से शुरू होता है, कि न्याय का दृष्टि हुआ है ना, वही मानव पूर्वक जीने का दृष्टि। तो मानव, देव मानव, दिव्य मानव उधर शुरू होता है ना, ये सब पशु मानव राक्षस मानव वाला कार्यक्रम। ठीक हो गया। ये जो धर्म का दृष्टि है इसी को कहा समाधान, है ना, हमारा जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं ना। समाधान ही सुख है, मानव सुख धर्म ही है ना। तो यहाँ पर धर्म अभी वो रिलीजन वाला धर्म नहीं। तो जब हम समाधान के अर्थ में देखते हैं, है ना, तो उसमें संबंध समाहित ही होगा, है ना, ये उससे बड़ा होगा। और सत्य की दृष्टि का मतलब अस्तित्व मूलक, कोई चीज है या नहीं है ना। अब हम उस लेवल तक पहुंच गए, उसको कह रहे हैं सत्य की दृष्टि। ऐसे कोई बोल दिया भगवान है या नहीं है, अब ये झंझट है, यहाँ कहाँ सत्य का दृष्टि। लेकिन हमारे में खोजने की चाहना तो है, मतलब एकदम से कोई ऐसा दृष्टि नहीं है। हम संबंध पूर्वक जीना चाहते तो हैं, अभी कर भले नहीं पा रहे, तो हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि ऊपर कुछ मिसिंग है ना। तो हमारा यहीं तक दृष्टि काम कर रहा है। लेकिन जब सही शिक्षा संस्कार होता है, अभी क्या है, अपन जब इधर से अभी जो आप सुन रहे हैं ये क्या है, ये चयन आस्वादन पूर्वक ही जा रहा है। तो जैसे ही ये प्रस्ताव जाता है तो यहाँ पर कोई न्याय धर्म सत्य का पुष्टि होता है, हाँ ऐसा तो है, हम समाधान चाहते तो हैं, है ना। तो ये फिर धीरे धीरे एक्टिवेट होगा, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि एक न्याय का दृष्टि है, एक धर्म या समाधान का दृष्टि है कि हम समाधान को देख रहे हैं, बड़े व्यवस्था के लेवल पर देख रहे हैं, और यहाँ पर अस्तित्व मतलब होने के या नहीं होने या सत्य के आधार पर देख रहे हैं। और ये जानने मतलब ये चाहना तो है, क्योंकि अगर जब हम उस होने के अर्थ में कि अस्तित्व में क्या है क्या नहीं है, ब्लैक होल होता है कि नहीं होता, भूत होता है कि नहीं होता, अब तो फिर कंफ्यूजन तो आगे हो गई, क्योंकि फिर जीना फिर वो सारा चीज आएगा।
ये जो तुलन में ये जो दृष्टियां हैं, इनके आधार पर हम तुलना करते हैं। ये जो विश्लेषण कर रहे होंगे उसमें फिर ये सारी दृष्टियां काम करती हैं। अब जैसे विश्लेषण को भी देखेंगे तो उसको भी अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, क्रियावादी, कालवादी और निर्णयवादी, है ना। यही बेसिकली तर्क है, मतलब ये जो विश्लेषण में ही ये सारा तर्क चलता है। अब एक क्रियावादी का मतलब है कि कोई चीज कैसे होगी, है ना। काल का मतलब है कि हम टाइम में देख रहे हैं, किसी क्रिया की प्रक्रिया, है ना, उसको देखना, वो उसको कह रहे हैं क्रियावादी। कालवादी मतलब कब होगा, होगा कि नहीं, एक तो कब होगा, वहां पे टाइम आ गया, होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये निर्णय, या हो गया कि नहीं हो गया। खाना ही बना रहे हैं तो भाई उसमें कैसे बनेगा, चावल ही बनाना है तो क्या करोगे भाई, पहले कितना चावल डालना है, कितना पानी डालना है ना, फिर गर्म करना है, कितना देर तक गर्म करना है, ये काम। फिर बन गया कि नहीं बन गया, इसका एक निर्णय हुई। विचार में अभी क्या करना है, वही एनालिसिस है, वही विश्लेषण। तो कोई भी एक चीज है, हम उन्हीं आस्वादनों को, ये जो चयन आस्वादन हुआ, उन्हीं को फिर हम विचार करते हैं। तो कैसे, कितना, कब, है ना, ये सब यहां पर उत्तर हो रहा विश्लेषण में। ठीक, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कह रहे हैं विश्लेषण। तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं कि मतलब जो भी एक इधर से आ रहा है उसको हम फिर एनालाइज करके देख रहे हैं, तोड़ तोड़ के देख रहे हैं। अब जैसे ही ये होता है तो यहां पे एक निर्णय आएगा, अब करना है कि नहीं करना है। मतलब विश्लेषण कर दिया, अब क्या है ना, तब आएगा इच्छा। तो इच्छा क्या चीज है, तो उसी को लिखा था कल कि ये इच्छा को जब हम पहचानने जाएंगे तो चित्रण की क्रिया से पहचानते हैं। तो अब हम यहां तक आ गए। तो जैसे ही होगा कि भाई ये करना है कि नहीं करना है, जैसे ही वो निर्णय लेते हैं तब वो हम जाके आता है इच्छा। अब इच्छा का मतलब क्या है, इच्छा में ये है कि अब हम मतलब जैसे कोई इच्छा है उसको हम कैसे पहचानते हैं, कोई चित्र बनता है हमारे, है ना। तो चित्र बनने को ही इच्छा कह रहे हैं। ऐसे क्या है, हॉस्टल जाने की इच्छा हुई, क्या हुआ, हॉस्टल का चित्र बन गया। खाना खाने की इच्छा हुई, है ना, पूरा मेस और मेस के आदमी, है ना, सारा कुछ दिखाई पड़ने लगा। तो ये जो है ना, इस प्रक्रिया को कह रहे हैं चित्रण। अब इसमें देखेंगे तो इसमें चित्र का, चित्रण में मतलब चित्र का मतलब बनना भी है, मतलब इसको रचना कहें, और चित्र ग्रहण दोनों, है ना। मतलब नया चित्र बनाता भी है, मतलब बहुत सारी चीजें। जैसे क्या है कि जो ये चित्रण का क्या, अभी ज्यादा जो भी हम नया घर बना रहे हैं, है ना, कविता लिख रहे हैं, है ना, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब यही हो रहा है। ऑटोकैड में पहले बनता है या पहले इच्छा में बन गया है? पहले यहां बन गया फिर वहां दिखता है। और यही सारे ये जो पांचों क्रियाएं हैं, इन्हीं को मिला के हम क्या कहते हैं, कल्पना। मतलब जो नया संगीत बना रहे हैं, नया किताब लिख रहे हैं, या नया कुछ भी है ना, डिजाइन बना रहे हैं, वो सब कहाँ है, वो इस जगह पर है, चित्रण में। तो यहाँ पर एक चीज हो गया कि ये मतलब है कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मतलब चित्रण में ये है कि ये हो गया और ये इसका रिकॉर्ड भी रहता है।
मतलब स्मृति जो है वो यहीं पर है। ठीक है। और यहां पर ये चित्र में देखेंगे, ये जो रिकॉर्डिंग है ये अभी का हमारा जो रिकॉर्डिंग है, अभी कैमरे से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या क्या रिकॉर्ड होता है? वीडियो और ऑडियो, ऑडियो वीडियो हो रहा है। यहां पर क्या है, यहां पर सब कुछ रिकॉर्ड है। यहां पर गंध भी रिकॉर्डेड है ना, स्वाद भी रिकॉर्डेड है। इनफैक्ट यहां पर ये जो नीचे जो कुछ भी चला सब रिकॉर्डेड है। तर्क भी आपको रिकॉर्ड रहता है, किस तर्क से पहले सोचा था। तो ये विश्लेषण, तुलन, चयन, आस्वादन में जो कुछ भी है ये सब यहां रिकॉर्ड है। और ये क्या है, अच्छे है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 10 GB मेमोरी था, 1 टेराबाइट था, भर गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये समझ में आ रहा? तो ये हमारे में हो जाए उसको कह रहे हैं चित्रण, मतलब चित्र बन रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पर विश्लेषण पूर्वक कोई एक निर्णय पे पहुंचते हैं, भाई ये करना है कि नहीं करना है, तब जाकर वो इच्छा बने, फिर वो जाकर चित्र बने। या उसी को ये कहें कि अब ये जो मतलब तुलन विश्लेषण में जो कुछ भी हुआ, अब उसको हम किसी भाव के अर्थ में या उपयोगिता के अर्थ में उसको संपादित करते हैं, तब वो जाकर एक प्रॉपर चित्र बनता है नहीं? ये स्पष्ट होता है चित्र। अब इसी को अब अगर यहां से देखना शुरू करें, है ना, अभी तो इतने तक ही। तो जैसे हमारे में कोई एक चित्र है, कोई घर का चित्र है, तो हमको घर बनाना, ठीक, तो ये चित्रण हो गया। अब बनाना है कि नहीं बनाना, ये निर्णय हुआ। तो जैसे ही आपका निर्णय हुआ, मतलब इच्छा हुई, तुरंत विश्लेषण होगा, कैसे बनेगा, है ना, कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा, कितने कमरे होंगे, है ना, फिर उसमें दृष्टि भी आएगी। जैसे 5 कमरे घर बनाना है या 12 कमरे घर बनाना है, या 112 कमरे का बनाना है, या 27 मंजिला बनाना है, रहना कितने आदमी है, 5 ही कि नहीं? तो वो कहां से तय हो रहा है, वो ये दृष्टि से तय हो रहा है। प्रिय है मतलब क्या है, दुनिया में ऐसा कोई घर है कि नहीं है, उससे बेटर बनाना। अभी तो यही है ना, हित का दृष्टि हुआ तब होगा, भाई धूप आएगी कि नहीं आएगी, है ना, ये है। तो किसी न किसी दृष्टि से, या जैसे है कि भाई न्याय का दृष्टि है, मतलब घर ऐसा बनाना है कि भाई जो घर में लोग रह रहे हैं, मान लो 5 कमरे हैं, तो कमरों का अरेंजमेंट ऐसा हो कि लोग एक दूसरे की बात सुन सके या नहीं सुन सके। तो मतलब आदमी डिप्रेशन में है और निपट गया, हमको पता ही नहीं लग रहा सेम घर में, क्योंकि हमको जो है कुछ और बात करनी है। ना, अभी तो ये प्राइवेसी भी जो है बड़ी अजीब चीज है। सच में लाभ की दृष्टि में यही होगा कि मतलब पैसे कम लगेंगे हमारे। हाँ, मतलब सामान कम लगेगा, मतलब पैसे छोड़ो, जैसे कई बार है सामान के टर्म में वस्तु कम लगेगी। हाँ भाई, अगर नेचुरल, अब अगर सही दृष्टि में देखेंगे तो भाई मतलब अननेसेसरी का, जैसे अभी अपने यहाँ देख लो भाई, कुछ बीम ऐसे ही बना दी गई है ठीक, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उतना पत्थर तोड़ा गया होगा, उतना सीमेंट वेस्ट हुआ, तो क्यों करना है? उसमें फिर वो हित और प्रिय इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा, मतलब मुझे भी कंफ्यूजन है ये। क्या चीज? जैसे अगर हम ये एग्जांपल लें जिसमें मुझे घर बनाना है, हाँ, तो उसमें वस्तु कम लगनी चाहिए, ये लाभ हो गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लाभ भी कोई बहुत सही चीज है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी अपन ये कह रहे हैं कि अगर ये दृष्टि है तो ये सभी चीज नियंत्रित होगा। अगर न्याय का दृष्टि हो गया तो हमारा लाभ भी नियंत्रित होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। मतलब अगर संबंध पूर्वक जीना है तो मतलब है कि भाई जितने लोग हैं, या अगर संबंध हमको दिख रहा है समाज, मतलब किसी भी उसमें देखेंगे तो ये उसके हिसाब से होगा। मतलब घर ऐसा बनाओ जिससे लोग देख के जले
मतलब ये सारे ही कंसिडरेशन है अभी। तो अब या फिर ऐसा घर बनाओ जो हमको खुद ही देख के अच्छा नहीं लग रहा है ना, या ऐसा बनाओ जिसमें हवा ही नहीं आना है या धूप ही नहीं आना, ऐसा नहीं होगा। इसमें सर ऐसा देख सकते हैं कि जैसे लकड़ी लगा रहे हैं जैसे घर में कुछ भी, वही वो लकड़ी लगाना है कि सीमेंट लगाना है कि क्या लगाना है, वही समाधान का दृष्टि हुआ तो फिर हम पूरे देखेंगे ना कि भाई समाज में क्या अवेलेबल है, इसका बाकी चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रकृति में किस व्यवस्था उसकी क्या है, वो फिर तो ये और बड़ा दृष्टि से फिर ये होगा। तो मैं ये कह रहा था सर, अगर न्याय की दृष्टि है हाँ। तो न्याय में सारी चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी, प्रिय हित लाभ। हाँ। लेकिन सिर्फ लाभ की दृष्टि है तो प्रिय और हित मतलब वो जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर वही तो कह रहे हैं ना। हाँ। इसमें क्या हो गया कि ये सब कहीं ना कहीं ये मिला जुला है, मतलब ये कौन सा प्रधान होगा आपके लिए ये पक्का नहीं है। हाँ। लेकिन ये है तीनों, और कोई एक ऐसा आदमी जिसमें खाली एक ही है, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये सभी चीजें हैं, मतलब ऐसा। अच्छा, दूसरा है कि अभी लार्जली आदमी इसे चल रहा है तो ये सब का कुछ भाग आवाज भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है वो है भाषावस्था ही, मतलब जैसे कुछ नहीं तो भास के लेवल पर तो मिनिमम है ही। वो संबंध को सोचना तो चाहता ही है, समाधान चाहता ही है, सही क्या है सत्य असत्य वो जानना चाहता है। यहां तक तो सभी में है, सत्य क्या है ये भले नहीं पता है, समाधान क्या है ये पता नहीं है, इतना तो मिनिमम है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आदमी का मतलब पूरा ही खाली है, ऐसा एक आदमी धरती में नहीं मिलने वाला जो 100% गलत है, मतलब एक भी सही चीज नहीं है, ऐसा एक भी आदमी नहीं है। हर आदमी दिन भर में एक दो चीजें अच्छी करता है। तो अभी क्या होता है ना कि हमारा जो नॉर्मल बात है ये किसका कुछ नहीं हो सकता है ना, बहुत ही बेकार आदमी है। ये जो कार्यक्रम है ये सही थोड़ी है, मतलब 100% गलत जो है आदमी खोज के देखिए। जिसको समाज में लोग बोलते हैं कि पागल हो गया, उसको भी आप देखेंगे कभी कभी कुत्ते को कुछ खिला पिला। अरे वो तो जो अपने यहाँ कहावत ही है ना भाई कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। तो जब बंद घड़ी इतनी ठीक है तो आदमी तो उससे कई गुना बेटर होगा ना। हाँ? कि नहीं, इतना तो पक्का है। यस सर। तो वही है, मतलब एकदम जीरो है या कोई एकदम एक ही से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहां भी देखेंगे तो भाई अभी हम लक्ष्य कुछ भी नहीं मानते, ऐसा थोड़ी है ना? तो अभी क्या है कि भाई तो, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये अभी लार्जली आदमी इससे चल रहा है ना, ये इनकी स्पष्टता हो जाए, है ना, तो यहाँ पर चीजें ठीक चलेंगी। सब जानवरों में क्या है सर, वो जो प्रिय हित लाभ, जानवरों में तो मोटा मोटा यही है, केवल मन वाले लेवल पर ही काम चल रहा है, वहां विश्लेषण नहीं दिखता। मतलब जैसे कोई चिड़िया है तो चिड़िया को देखेंगे तो उसके घर का डिजाइन पिछले 1000 साल से नहीं बदला। आदमी का जो है मतलब एक ही आदमी का कुछ नहीं तो हर साल पेंट ही चेंज करा लेता है ना, कलर ही चेंज हो जाए। नहीं तो कुछ लोग घर का इंटीरियर ही ठीक करते रहते हैं, पार्टीशन यहाँ जो है अलग कर दो, है ना। गाय जैसे है तो गाय ने कोई अपना नया डिश नहीं इजाद किया है, भाई पुरानी गाय जो कुछ प्रकार की घास खाती थी, ये वाली गाय जो है नया घास खाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हुआ है ना। तो वहां पर क्या है कि वो मुख्य रूप से यही चल रहा है, ठीक है। वही है, आदमी के संपर्क में रहने वाले जो जानवर हैं वो कुछ कुछ चीजों के लिए सेंसिटिव हो सकते हैं। कुत्तों में जैसे जलन होती है दूसरे की होती है सर। वही मतलब अभी वो कुछ भी देखें, है ना, जैसे अभी कई जगह पर देखा होगा कि भाई मतलब ममता जैसा चीज भी दिखेगा, लेकिन क्या है कि जैसे गाय जब नया नया बच्चा देती है तो आप उसके पास जाएंगे बच्चे के पास तो वो मारने दौड़ती है, लेकिन वही गाय जो है 6 महीने बाद बच्चा कहाँ गया उसको कोई टेंशन ही नहीं,
है ना, तो किसी समय पे थोड़ी देर के लिए कुछ दिख रहा तो वो ठीक है। लेकिन जो लार्जली चल रहा है, या जो कहते हैं ना कि जो मेन क्रियाएं एक्टिव हैं जीव शरीर चलाते हुए, वो यही वाली है। ये मतलब एकदम पक्के से ठीक से कर लेता है। और मजे की बात है कि वो इससे वायलेशन नहीं करता है, इसलिए उसका शरीर स्वस्थ रहता है। मतलब जिसको कौन सा वाला खाना है वो वंशानुसंगी विधि से फिक्स है। इसीलिए मानव को ज्ञान अवस्था में कहा, वो ज्ञान के आधार पर, समझ के आधार पर ठीक होगा। पशु जो है वो वंशानुसंगी विधि से फिक्स है। जैसे गाय है तो वो घास ही खाएगी, शेर है तो वो मांस ही खाएगा। ये ठीक लगता है। तो अभी ये देखेंगे तो ये चित्रण, विश्लेषण, तुलन, चयन, आस्वादन ये होता है। तो ऊपर से जब देखने जाते हैं, घर के एग्जाम्पल से तो एकदम नीचे वाला फिर करता है, ये नीचे से ऊपर ले जाना थोड़ा मुश्किल काम है। यहां तक ठीक होता है। तो अभी ये जो चित्रण है, अब ये ठीक से देखेंगे तो ये जो चित्र ग्रहण हो रहा है या चित्र रचना हो रही है, ये किस अर्थ में हो रही है? ये किसी न किसी भाव को भरने के अर्थ में हो रही है। अगर मोटा मोटा देखेंगे तो ये जैसे कोई आदमी कविता लिख रहा है, क्या तो बोला भाई चित्रण हो रहा है, किस लिए? तो अभी वही है। तो अब अगर यहां तक में देखेंगे, अभी अगर यहां तक की बात कर लिया जाए तो यहां तक में अभी जो चीजें लिखी हुई हैं, अभी तक के किसी भी चीज में अगर केवल आप इतने ही क्रियाओं में चल रहे हैं तो यहां पर निश्चितता नहीं हो सकती, निरंतरता नहीं हो सकती, या उसको कहें कि हर आदमी के लिए अलग अलग होगा। मतलब अभी तक क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई जो है मतलब स्पेसिफिक हो या फिक्स हो। तो अगर आप यहां तक में चल रहे हैं तो आपका लक्ष्य बदलता रहता है ना। अभी आज इंजीनियर बनना है, कल डॉक्टर बनना है, या कोई डॉक्टर बन के फिर छोड़ देता है। कभी लगता है बहुत पैसा कमाना है, ठीक, फिर बहुत पैसा कमा लिया, फिर लगता है आप दान कर देना चाहिए, है ना। तो जब तक आप यहां तक में हैं तब तक कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं दिख रहा या निश्चितता नहीं दिख रही, या हर आदमी एक जैसा नहीं है। अभी तक में सब अलग अलग है, क्योंकि कल्पना है। ये ठीक हो गया। अब अगर देखने जाएंगे तो अब अगर इससे ऊपर करना है ना, चलो कलर से दिखे नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर पहली बात मतलब है कि क्योंकि यहां तक में देखेंगे ना, तो जैसे न्याय है, अभी अगर यहीं तक है तो अभी न्याय क्या है? अलग अलग है। एक ही घटना से, जैसे मान लो कोई आतंकवादी घटना घट गई तो हम लोग क्या न्याय देख रहे हैं? भाई वो लोग मार दिया, वो आदमी खुश हो रहा होगा उधर। मतलब एक ही चीज से भारत पाकिस्तान में अलग अलग न्याय, हर देश का अलग अलग संविधान। ये समझ में आता है। तो जब तक आप यहां तक में हैं तब तक अगर यहां पे भी देखेंगे तो न्याय धर्म सत्य सबका अलग अलग है, क्योंकि सबकी मान्यताएं अलग अलग। जैसे अगर आप कोई एक प्रकार की मान्यता मानते हैं तो आपके लिए सत्य अलग अलग हो जाता है। भाई आप अगर एक प्रकार की चीजें मानते हैं तो आप हो सकता है आप मानेंगे भगवान है, अगर आप दूसरे प्रकार के उसमें हैं तो आप बोलेंगे नहीं। मतलब अस्तित्व के बारे में सत्य की दृष्टि में भी देखने जाएंगे तो जब तक केवल यहां तक कार्यक्रम चल रहा है तब तक सब चीज वेरिएबल, हर आदमी अलग अलग। और जब ये अलग अलग है तो कई बार ये विरोधी भी होगा। मतलब हमेशा ऐसा थोड़ी कि अलग अलग है और वो सिंक में हो, तो विरोध मतलब अपोजिट भी हो सकता है, अंतर्द्वंद भी होगा, इनमें आपस में अंतर्द्वंद हो सकता है।
या दो आदमी में हो सकता है, भाई सब झगड़े के कारण। अब ये सब अगर वो होना है तो पहली बार क्या चीज होगा, मतलब अब यहाँ के अलावा जब देखने जाएंगे, है ना, मतलब या इसको बोलें कि ये एक पर्टिकुलर सेट है ना, जहां पर निश्चितता निरंतरता नहीं है। अब अगर इसको करना है तो उसके लिए पहला चीज लिखा चिंतन, है ना। तो मुख्य बात यह है कि यहीं पर शिफ्टिंग करनी है। तो ये जो चिंतन की क्रिया है, ये क्रिया ये है कि जो कि जीवन में निरंतरता को पहचानती या निरंतरता को पहचानना चाहती है, मिनिमम इतना। तो जो निरंतरता को पहचानने वाली चीजें हैं उसको कह रहे हैं चिंतन, जो कंटिन्यूटी को पहचान रहे या है ना, वो है चिंतन क्रिया। तो जब वो निरंतरता को पहचानेगी उसका क्या मतलब हुआ, तो अब निरंतर लक्ष्य, है ना। अब सब चीज जैसे ही हम निरंतरता को पहचानते हैं कि ये चीज निरंतर है ना, तब फिर हमारा लक्ष्य भी निरंतर होगा। तब वो निरंतरता के अर्थ में सारे चीजों को पहचानता, फिर वो प्रयोजन को भी पहचानेगा। जैसे विश्वास का भाव ये निरंतर है कि वो होगा, है ना, जीवन निरंतर है या नहीं है ना। तब अब वही तो ये जो निरंतरता के अर्थ में जब ये पहचानने जाएंगे तब जाकर इसको कह रहे हैं चिंतन की क्रिया। ठीक है, जैसे ही निरंतरता को पहचानेंगे तब लक्ष्य भी निरंतर समझ में आएगा, है ना। तो जैसे निरंतरता को पहचानेंगे तब लक्ष्य क्या समझ में आता है, तब समाधान, समृद्धि, अभय, सात्विक, ऐसा ये चारों लक्ष्य दिखेंगे। लेकिन निरंतरता के अर्थ में फिर हम अपने प्रयोजन को पहचानते हैं। तो जैसे ये कहा था कि यहां पर तक कैसे है, विश्लेषण में क्या चीज पता चल रहा है, कैसे, कब, कितना, है ना। यहां पर क्या है, क्यों पता चल रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि ये जो चित्रण हो रहा है वो किसी न किसी भाव को भरने के लिए हो रहा है। अभी क्या है कि भाव का पता नहीं है, प्रयोजन का पता नहीं है, इसलिए क्या है किसी भी चीज का चित्रण चलता है। जैसे हमको निरंतरता का पता लग जाए तब विश्वास का चिंतन होगा या अविश्वास का चित्रण होगा, है ना। अभी क्या है, जब तक वो उधर का कुछ पता नहीं है तब तक कुछ भी चलता रहता है ना, कोई भी इच्छा हो रही। तो ये जो पहला चीज ये है कि हमारा जैसे ही हम निरंतरता के अर्थ में सोचना शुरू करते हैं तब ये समझ में आता है कि तब उसके लिए चित्रण, तो स्वभाव का चित्रण इधर से जब आएगा, तो चिंतन वो क्रिया है जहां पर हम निरंतरता को सोच रहे हैं, मतलब प्रयोजन को सोच रहे हैं। तो इसी को लिखा है, और जहां पे चिंतन हो रहा है उसको हम कहते हैं चित्त। चित्त में चिंतन की क्रिया होती है। और उसी को अगर ठीक से देखेंगे तो ये लिखा जाता है यथार्थता का चिंतन, है ना, या प्रयोजन यहाँ पर स्पष्ट होगा, है ना, निरंतरता के अर्थ में। है ना, ये सब आप लिख सकते। मतलब ये जो चित्त में है अब चिंतन होता है, ठीक। तो निरंतरता के अर्थ में पहचानेंगे, वही उसका अर्थ है, मतलब प्रयोजन क्या है ना। ये सब जब हम यहाँ पर पूछेंगे क्यों करना है ना, तभी तो यहाँ ऊपर आए थे। तो क्यों ठीक से कब स्पष्ट होगा, जब हमको प्रयोजन स्पष्ट होगा, है ना, उसका अर्थ क्या है। ये जो चिंतन की क्रिया है ये बेसिकली प्रयोजन को पहचानने की क्रिया है। हमारे में कोई एक ऐसी चीज है ही जो निरंतरता को पहचानना चाहती है। जैसे जीवन है ना, किसी से पूछे भाई मरना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, कोई नहीं चाह रहा है। मतलब अमरता के लिए आदमी कई हजारों साल से प्रयास कर रहा है,
कथा कहानी में सारी अमर होने की कहानियां हैं कि नहीं है? हाँ, क्यों है? क्योंकि मरना नहीं चाह रहा है। मरना नहीं चाह रहा है मतलब क्या है? निरंतर होना चाह रहा है ना। जीवन निरंतर है, इसलिए चाहना भी है। और जो मैं कह रहा था ना कि मर के मरने की कल्पना करके देखो, होती है कि नहीं होती। अभी जो मरने की कल्पना कर रहे हो वो जीवित रहते हुए, है ना, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती। शरीर के साथ ही। तो अभी क्या है कि एक कोई हमारे अंदर चीज है, हम तो ये कह रहे हैं अभी तो खाली क्रियाओं को हम पहचान रहे हैं। तो आप अपने में देखेंगे कि भाई कोई निरंतरता को पहचान सकने वाली कोई ताकत है नहीं है। वो जो है उसको चित्त कह रहे हैं या उसी को चिंतन कह रहे हैं। तो जो निरंतर चीजों को पहचानता है वो चिंतन। तो जैसे ही वो, जब हम क्यों लगाएंगे तब वो प्रयोजन को देखेगा। तो अब जब यहां पर लक्ष्य होगा, इसीलिए क्या है, यहां पर प्रिय लक्ष्य बनाया, तब उसके लिए विश्लेषण। यहां पर क्या है, अगर कोई चिंतन में कोई निरंतर चीज है तो ये लक्ष्य भी क्या होगा, निरंतर होगा। और जैसे ही चिंतन शुरू हुआ तब ये चीजें फिक्स होने लगेंगी, क्योंकि अब लक्ष्य क्या होगा, समाधान, समृद्धि। तो समाधान जो है वो निरंतरता के अर्थ में आ गया। अब हर जगह पे समाधान। अब हम समस्या के लिए समाधान नहीं ढूंढ रहे, समाधान है तो समस्या होगी ही नहीं। ये स्पष्ट होता। तो उस चीज को कह रहे हैं चिंतन। तो अब है कि अब जो चित्रण बनेगा वो समाधान के अर्थ में होगा। अपन तो ये कह ही रहे हैं ना कि जैसे तुलन के आधार पर विश्लेषण, चिंतन के आधार पर चित्रण, आस्वादन के आधार पर चयन। तो अब अगर चिंतन शुरू हो गया, अब जो चित्रण होगा वो समाधान के अर्थ में होगा, है ना। इसीलिए कहा स्वभाव का चिंतन होगा। प्रयोजन क्या है, मतलब वही स्वभाव, भागीदारी, मानव के उसमें देखेंगे तो वही। तो उस भाव के अर्थ में फिर चित्रण। इसीलिए जो अपन पहले कह रहे थे कि ऐसा तुलन मतलब विश्लेषण क्या हो रहा है, किसी न किसी दृष्टि के लिए या उसके अर्थ में। तो यहां पर ये जो भाव है इसके लिए चित्रण, इसके लिए तो कुछ होगा ना। ये तो अभी ये देखने का बात है कि अब हमारे में चिंतन जैसा कोई चीज होता है कि नहीं होता। इच्छा तक तो हर आदमी देख पाता है। तो अभी जो मुख्य बात यह है, इसको पहचानने वाला काम। ठीक, तो मतलब इसको आगे हम लोग कभी मनोविज्ञान या ये करेंगे तो ये लंबा कार्यक्रम है ना। लेकिन अभी अगर देखें तो ये इस अर्थ में देखना है, यथार्थता के अर्थ में चिंतन। भाई कोई नई निरंतर चीज है कि नहीं है, उसका प्रयोजन क्या है ना। तो जो ये काम है ये चिंतन। तो जब चिंतन होता है, निरंतरता को हम देख पाते हैं, तब उस वैसा करने का, वैसा होने का स्वीकृति बनता है। उसका नाम है संकल्प, है ना। मतलब ये जो चित्त है, ये जो कल अपन कुछ बात कर रहे थे ना कि वृत्ति इससे भी जुड़ेगा। मतलब अभी क्या है, वही अभी हर जगह हम इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। ये चित्त इधर भी जुड़ेगा, वो चित्रण से जुड़ता है, ऊपर भी जुड़ेगा। तो वो जो ऊपर का जोड़ है उसका नाम है संकल्प। ठीक हो, मतलब जब हम ये चित्रण चिंतन में हमको निरंतर चीज पहचान में आती है, उसका प्रयोजन देखने का या ये करने का, जब हम इन चीजों को देख पाते हैं तब हमारे अंदर एक स्वीकृति बनेगा, है ना। ये जो स्वीकृति है ना? अब ये जो स्वीकृति है मतलब उसी को संकल्प करें, मतलब वो सम्यक स्वीकृति है। मतलब अब इतने सारी चीजों को देखकर, मतलब निरंतरता को पहचान कर हमारे में स्वीकृति बनता, और ये आस्वादन के लेवल पर, मतलब जैसे हमको अच्छा लग रहा है इतने भर का, तो इसीलिए इसको
अगर मतलब स्वीकृति से ना जाए तो इसको हम सम्यक स्वीकृति भी लिख सकते हैं, मतलब संपूर्णता के अर्थ में वो स्वीकृति बना ना, क्योंकि अब तो हमने निरंतरता ऐसे थोड़ी पहचान में आएगी। तो ये जो स्वीकृति बना उसको कह रहे हैं संकल्प। और ये जो स्वीकृति है ये मतलब होने के रूप में, पाने के रूप में, करने के रूप में, ये तीनों हो सकती है। तो एक हमारे में ये जो क्रिया है इसको कह रहे हैं संकल्प। ये दूसरा नंबर से होता है। अभी यहाँ पहला भी है निरंतर चीजों को समझने की स्वीकृति। हाँ भाई, अब ये जो स्वीकृति बना उसी को कहेंगे समझ। तो इधर भी कुछ आएगा ना, उसका नाम है बोध। सर चित्त में निरंतरता की पहचान नहीं होती। चित्त में निरंतरता की पहचान होगी, अगर पहचान होगी तो फिर स्वीकृति भी बनेगी। भाई तो स्वीकृति इधर बन गई और उससे समझ बन गई। स्वीकृति भी क्या है, मतलब क्या ऊपर वाली चीजों में क्या है ना कि दूरी बहुत कम है। या ये बोलेंगे कि पहले साक्षात्कार होता फिर बोध और अनुभव एक साथ हो जाता। मतलब दर्शन में देखेंगे तो वो ऐसा लिखा हुआ, मतलब है कि भास, आभास, प्रतीति फिर अनुभव, ऐसा सीधा लिखा हुआ है ना। वो कभी उसको और डिस्कस करेंगे कि भाई वो साथ में कैसे हो गए, है ना। लेकिन जो समझ है वो उसी को बोध कह रहे हैं, यही समझ है। मतलब यहां पर हमको अब नियम स्पष्ट हो गया, अवधारणा बन गई कि ऐसा है। ये सब दोनों संकल्प में बोध। वही, अगर बोध का मतलब क्या हुआ, हमको नियम समझ में आ गया, वास्तविकता ये है, तो वास्तविकता का बोध होता है। हाँ। वास्तविकता का बोध हो, या उसी को कहें मतलब हमको नियम समझ में आ गया है ना। नियम में भी है ना, बौद्धिक, सामाजिक, प्राकृतिक, ये सारे हमको नियम समझ में आ गए। बस समझ क्या चीज की होगी, नियम की ही होगी ना। तो इसी को आप समझ भी लिख सकते हैं। मतलब यहां पर देखें, है ना, या उसी को मतलब आगे देखेंगे हम लोग तो वहां पर उसको अवधारणा बोला गया, और ये जहां पर समझ हो रही है उसको हम कह रहे हैं बुद्धि। तो बुद्धि में बोध होता है। बोध होता है मतलब समझ होता है। समझ होने का क्या मतलब, नियम का ही समझ होगा, यही सही है, अब मैं वैसा जीऊंगा, ऐसा संकल्प होगा। सम्यक का मतलब क्या होगा? सम्यक संपूर्णता के अर्थ में ठीक ठीक या प्रॉपर, मतलब कुछ भी वो देखिए। मतलब अब हमारी समझ बनी एक तरीके से ना, तो समझ तो संपूर्णता के अर्थ में ही बनेगी। साक्षात्कार का ही बोध है। हाँ, साक्षात्कार का ही बोध है अगर उस विधि से चलेंगे तो साक्षात्कार मतलब यहाँ पर, बोध मतलब ये ऊपर। तो जब, और साक्षात्कार उसी का होगा जो निरंतर है। साक्षात्कार मतलब सर उसको ऐसे ही देख लेना जैसे हुआ है, जैसा है, तो मतलब वो निरंतरता के अर्थ में हुआ ना। तो निरंतर वस्तु को पहचान लेना। तो जीवन क्या है, एक निरंतर वस्तु, तो हमको समझ में आ गया। ये जीवन पहचान में आ रहा है, मतलब यही होगा ना। चिंतन की मतलब चिंतन का पार्ट है। तो अभी ये भाषाभास के लेवल पे है, अभी तो कल्पना अभी तो वही है ना, अभी तो भास तो सबको है, क्योंकि वही मैंने बोला कि मरना तो कोई नहीं चाह रहा। अमरता की कल्पना तो आदमी हजारों साल से कर रहा है ना, मतलब भास तो है। अभी यह है कि थोड़ा और तर्क लगाएंगे जब, है ना, मतलब जब हम तर्क पूर्वक विश्लेषण कर रहे हैं, अभी कुछ कुछ चीजें दिया तो आपको लगने लगता है कि हाँ जीवन जैसा कोई चीज होता है और जो शरीर से अलग है। तो जब शरीर से है तो मरेगा कौन, शरीर ही मरेगा, वो मरेगा ही, वो उसका पक्का है। तो ये हमको दिख जाता है कि ये निरंतर हो सकता है। तो वही है। तो अब उससे थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो, चिंतन के लेवल पर पहुंच गए तो और स्पष्ट होगा, बोध के लेवल पर पहुंच गए तो लगभग सही के एकदम करीब आ गया। इसके ऊपर भी एक चीज है जिसको अनुभव का मतलब अब एकदम 100% क्रिस्टल क्लियर है ना। अब कोई डाउट नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, सब कुछ हो गया, परम तृप्ति हो गई, उसका नाम है अनुभव।
है ना। और ये जो अनुभव जहां पर होता है उसका नाम है आत्मा, है ना। और जो अनुभव के गति में क्या होगा, प्रमाण, मतलब अनुभव हो गया तो उसको हम प्रमाण पूर्वक जीना चाहते हैं या जीते हैं। मतलब ये जो तृप्ति हुई वो व्यक्त भी होगी ना। सर एक बार चिंतन से बार दोबारा ऐसे जा सकते हैं, चिंतन से बार दोबारा जो चिंतन होगा हमें, हाँ, उसके बाद उसकी स्वीकृति हो गई, वही स्वीकृति बनेगी ना। तो जो स्वीकृति बनी वो क्या है, वो किसी समझ के आधार पर होगी। मतलब अभी क्या है, ये दोनों को तो हमको साथ साथ ही देखना पड़ेगा। वो जोड़ा किस लिए वैसा, क्योंकि जो वही ये जो नीचे ऊपर जोड़ने का कार्यक्रम है उसको थोड़ा, ये मतलब अगर आप, जो हमने पहले भी कहा था कि ये पूरा फ्लक्स जो है वो इधर से चल रहा है ना, जो भी आ रहा है वो तो यहाँ चयन आस्वादन में जाता है। जैसे मैं जो कोई शब्द बोल रहा हूँ, है ना, उसका चयन करते हैं, उसका एक आस्वादन है, उससे यहाँ पर ये जो वृत्ति के लेवल में ये न्याय धर्म सत्य का कुछ तो पुष्टि होता है, इसी आधार पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये है कि जो यहाँ से फिर इधर जा रहा है, फिर इससे इधर आता है ना, यहाँ है अभी, मतलब अनुभव के बाद क्या होगा, वो उसी का उल्टा चलेगा फिर। मतलब व्यक्त करते करते अनुभव होगा, अगर इधर से हम जाएंगे तो। हाँ, तो ये अनुभव मूलक हो गया, ये अनुभवगामी हो गया, अब ये इधर चलेगा। तो ये अनुभव मूलक विधि है, ये अनुभवगामी विधि। सर ये जैसे लेकिन अभी क्या है कि भाई ये जो अब मतलब इसमें मुख्य बात ये है कि ये जो जुड़ना है ना, मतलब हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसको अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, ये अलग अलग नहीं होता, स्थिति गति एक साथ है। तो अभी कह रहे हैं कि ये मतलब है कि ये मतलब एक ये मध्यांश है और ये नीचे 4 परिवेश है। अब ये हर परिवेश, जैसे मन है तो मन शरीर से भी जुड़ेगा और वृत्ति से भी जुड़ेगा। ये जो शरीर की तरफ जुड़ रहा है उसको परावर्तन कह रहा है, वो जो परावर्तन का मूल्यांकन होगा उसको प्रत्यावर्तन कह रहा है। तो जो ऊपर जुड़ना है वो प्रत्यावर्तन। तो जो मन वृत्ति से भी जुड़ेगा, तो मन जो वृत्ति से जुड़ रहा है उसको आस्वादन कह रहे हैं, मन जो शरीर से जुड़ रहा है उसको चयन कह रहे हैं। ऐसे ही वृत्ति जो मन से जुड़ रही है उसको विश्लेषण कह रहे हैं, वृत्ति जो चित्त से जुड़ रही है उसको तुलन कह रहे हैं, तुलन कह रहे हैं। क्योंकि ये यही इसी वाले से जुड़ता है, मतलब वही है ना, नीचे वाला उससे जुड़ता है। और उसी को जब ऐसे लिखें तो ये देखे जाएगा। सर जैसे अनुभव का लेवल है, जैसे वही अनुभव का मतलब है कि हमको अब समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि व्यापक है, इकाई है, इकाइयां संपृक्त हैं, है ना, और ये नित्य वर्तमान। तो उस स्थिति में भी आस्वादन और ये चलेंगे, वही मतलब यही तो मतलब क्या कहते हैं इस दर्शन के महिमा है। मतलब है कि जो अनुभव संपन्न व्यक्ति, उसमें कोई आस्वादन नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। उसको गोबर भी खिलाओ वो बड़े आसानी से खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसको भी रुचि मूलक भी होगा, मूल्य मूलक भी होगा, लक्ष्य मूलक भी होगा, लेकिन क्या है उसके लिए फिर ये प्रधान नहीं रह जाता। मतलब अनुभव संपन्न आदमी कड़वा कड़वा ही खाएगा, बेकार ही खाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि ठीक से देखेंगे तो स्वाद उसको ही सबसे सही ठीक से पता लगता है भाई यार वो क्या रहा है या क्या चीज में क्या स्वाद है। अभी तो हम टीवी के सामने बैठ के खा रहे हैं, कौन स्वाद भी पता लग रहा है। हाँ ठीक, उसमें भी कन्या जो अनुभव संपन्न व्यक्ति है उसके लिए जो आस्वादन है, अनुभव के बाद मूल्यों का आस्वादन। तो मूल्यों का आस्वादन या लक्ष्य का आस्वादन या जागृति का आस्वादन ये अनुभव मूलक से है ना। तो अब जब अनुभव हो गया तो ये आत्मा में अनुभव होता है। जो अनुभव करने वाली क्रिया है, मतलब आत्मा में जो क्रिया है वो अनुभव करने वाले का नाम आत्मा। तो आत्मा जो इसके ऊपर व्यापक है ना, उसमें अनुभूत हो गया। तो आत्मा व्यापक में अनुभूत हुआ, मतलब क्या हुआ व्यापक। अब यहां पर अनुभव का मतलब यह है कि हमको इकाई का भी पता चला, ब्रह्म का भी पता चला, उसी को ब्रह्मानुभूति का है ना। परंपरागत जो ब्रह्मानुभूति है केवल ब्रह्म का अनुभव होगा,
है ना, समाधि हुआ, उसमें ये पता चला। तो सर जिसको अनुभव हो गया है उसका जीवन प्रमाणित है। वही कुछ जरूरी नहीं है। अनुभव के क्रिया के बाद प्रमाण की क्रिया जागृत होती है, उसके पहले कौन सा प्रमाण? उस प्रमाण का मतलब गलती नहीं कर रहा है। ये जो परम मतलब इसी को कहा ना कि ये तृप्ति हो गई, मतलब अब क्या सही है क्या सही नहीं है, मतलब व्यापक है, इकाई की वजह से ये हमको सब अनुभव में आ गया। अब आ गया तो बना रहेगा, तो ये यही परम तृप्ति है। तो ये जो तृप्ति हुई उसी को प्रमाण कर, अब वही तृप्ति हर जगह व्यक्त होगी ना, तो यही अनुभव और प्रमाण बुद्धि में आएगा, उसी को आत्मबोध कह रहे हैं, क्योंकि अब यही बुद्धि जो है वो अनुभव में अनुभूत हुई, मतलब यही तो जाके यहाँ पे अनुभव किया। तो अगर आप अनुभव वाला विधि भी देखेंगे तो मन जो है वृत्ति में अनुभव करता है, वृत्ति चित्त में अनुभव करेगा, चित्त बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में, आत्मा व्यापक में, मतलब वैसा भी बोल सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जब अनुभव क्रिया कह रहे हैं तो अनुभव क्रिया का मतलब व्यापक में जो अनुभव हुआ, तो ये खाली व्यापक नहीं पता चला, हमको इकाई भी पता चला, इसीलिए कहा व्यापक में संपृक्त इकाई है। तो व्यापक भी है, इकाई भी है, ये दोनों चीजें हैं, खत्म नहीं होती। ये अनुभव में आया, तो ये जो अनुभव है वो उसी का प्रमाण है। तो इसीलिए ये जो अनुभव प्रमाण है यही फिर उसी का बोध होगा। इसीलिए जो बुद्धि की क्रिया जो लिखा है अस्तित्व और आनंद, मतलब होना और आनंद, भाई प्रमाण क्या है? आनंद ही है। तो ये दोनों यहां पर आएगा, फिर उसके आधार पर ये जो समझ बना या बोध हुआ उसके आधार पर जीने का मतलब संकल्प है ना, या स्वीकृति। फिर ये जो बोध हुआ, अनुभव प्रमाण बोध हुआ, उसी का चिंतन सही अर्थ में तो तभी है, उसके पहले इसीलिए अनुभव मूलक विधि से जब अनुभवगामी विधि से जब जाएंगे तो इसी को साक्षात्कार भी कहा है। जाते समय साक्षात्कार, लौटते समय अनुभव। ऐसे ही जब हम अध्ययन विधि से आगे बढ़ रहे हैं तब जब यहां पे होगा उसको अवधारणा भी कहा है ना, या अवधारणा बोध भी कहा, या अध्ययन बोध भी कहा है ना, जैसा पढ़ेंगे वो दिखेगा। लेकिन जब अनुभव हो गया उसके बाद जो बोध होगा तो अवधारणा, उसको फिर धारणा कहा है। तो धारणा और अवधारणा फिर मैच हो गया, फिर दोनों एक ही हो गए, है ना। अब जो ये चिंतन हुआ तो उस चिंतन में प्रयोजन पता चला, मैं मानव का क्या प्रयोजन है, तो वही धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। अब ये उस भाव के लिए फिर चित्रण होगा, उस चित्रण के साथ फिर यहां पर अब ये ना हो गया, फिर ये न्याय धर्म सत्य ये एक्टिवेट हो गया। फिर इसके आधार पर फिर मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक आस्वादन, उस आस्वादन के आधार पर फिर बाहर कार्य व्यवहार, चयन, आस्वादन, ये पूरी प्रक्रिया है। सर कोई भी मनुष्य जो है सर अपने जीवन में नीचे से ही ऊपर जा रहा है, लेकिन सर कभी कभी जैसे कि वही नीचे से ऊपर भी जाना है, ऊपर से नीचे भी आना है, मतलब एक स्थिति प्राप्त करने के बाद। हाँ। तो सर लेकिन किसी किसी के बारे में जैसे कहा जाता है, जैसे बुद्ध चरित्र हम लोग पढ़ रहे थे जब थे क्लास में, तो उसमें था लिखा था कि ये पिछले जन्म में ही ये लोग कुछ साधना करके आए हैं, इसलिए एक लेवल तक वो लोग पहुंचे हुए हैं। हाँ। तो ऐसा भी होता है सर, या फिर जीवन में जो निरंतरता की पहचान हुई है वो रहती ही है, मतलब ऐसा मतलब अगर यहाँ पर कुछ हुआ है तो आप वहां से शुरू करेंगे। हर आदमी का कह रहे हैं कि संस्कार अलग अलग, मतलब क्या अलग अलग स्वीकृतियां। जैसे कोई बच्चा होता है उसको कोई चीज जल्दी स्वीकार हो जाता है, कोई बच्चा होता है उसको जल्दी स्वीकार नहीं होता। ऐसा भी क्या है, कुछ बच्चों का स्कूल जाने में रुचि होता है, कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे पहुंचे हैं, इसका मतलब हम पहले कहीं ना कहीं पहुंचे हुए थे, तभी तो यहाँ पहुंचे थे। मतलब वो बोल ही सकते हैं, बाकी लोग नहीं पहुंचे ना, तो वो नहीं पहुंचे हैं। अभी हम वही मतलब खाली उसमें इतने है कि अभी हम पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, आप यही तय करोगे। अभी पहुंचे हैं का मतलब कई बार ये भी रहता है कि अभी हम वही थोड़ी देर सुन रहे हैं, एक समय के बाद दूसरे माहौल में पहुंचे, पता लगा अगला पहुंचा हुआ लग रहा है, ये जो अपने पहुंचा बोल रहा था वो और गड्ढे में है।
सूचना ही है अभी तो एक तरह से। तो वो देखना पड़ेगा, लेकिन वो हो सकता है क्योंकि हमारा उस तरह का संस्कार है। बहुत सारे लोग यही चीज सुनना मुश्किल है, लेकिन कहाँ लगे हो ये सब तो 60 साल के बाद करने के बाद कि नहीं, वो हो सकता है। उस लेवल पे तो है भाई जीवन में अलग अलग प्रकार की स्वीकृतियां, तो अभी अगर ठीक से देखेंगे तो क्या है, एक तरीके से वो उसी का अंतर चल रहा है ना। तो इसका नाम पूरा कर देते हैं। तो जहां पर प्रमाण हो रहा है उसको, शक्ति को प्रमाणिकता कह रहे हैं, और इसको है ना थोड़ा सा मतलब रित से भरा हुआ है ना, सत्य से भरा हुआ है ना, ये जीवन की पूरी क्रियाएं हैं। तो वही कह रहे हैं, क्रिया के रूप में देखने जाएंगे तो ये 5 और 5 10 क्रियाएं हैं। ये 5 बल है, ये 5 शक्ति, नाम 20 हो गए है ना। क्रियाओं के रूप में पहचानने जाएंगे तो ये 10 क्रियाएं। तो ये 10 क्रियाएं जागृत हो जाएं तो आदमी तृप्ति पूर्वक जीता है, समाज के लिए उपकारी, यह उपकार विधि से जीता है। सर जो हम बोलते हैं क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, वो अनुभव के बाद बोलते हैं। वही क्रिया पूर्णता मतलब अनुभव हुआ, आचरण पूर्णता मतलब ये अनुभव से नियंत्रित बुद्धि हो गया, या है ना, ये इसके अनुसार ये हो गया, इसके अनुसार ये हो गया, इसके अनुसार ये हो गया, इसको आचरण उसके अनुसार जो है कार्य व्यवहार हो गया, ये आचरण पूर्णता हो। इतना ही तो फाइनल हुआ ना भाई। अनुभव क्यों कर रहा है, ठीक से जीना, तो जीने में दिख गया सब, तो आचरण पूर्णता भी होगा। अनुभवगामी विधि से जब यहाँ पे हम जाएंगे प्रमाण पे, तो सर वहां पे हम करेंगे क्या, आचरण करेंगे? आचरण करेंगे, यही तो मेन बात है। वो आचरण करते करते अनुभव होगा, आचरण करते करते अनुभव होगा, इतना ही बात। जब वो एकदम सिंक में हो जाएगा तब अनुभव होगा, कह सकते हैं तो वही इसीलिए जो मैं कल कह रहा था कि एक आदमी जो है पूरे समय शोषण में लगा है, लोगों को है ना कुछ भी गला काटने में लगा है, उसको अनुभव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, कहीं नहीं, कोई नहीं बोल रहा कि होगा भाई। इसीलिए हर परंपरा में पहले आचरण ठीक करो ये बोला है। पतंजलि महाराज को भी पढ़ोगे तो क्या कह रहे हैं, यम नियम पहले है कि पहले आसन प्राणायाम। यम नियम पहले कह रहे हैं ना। यम में क्या है, असंग्रह, अस्तेय, अपरिग्रह, पढ़ के देखो जरा, है ना। नियम में शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। ये सब क्या है, सब आचरण से जुड़ा हुआ है। तो समाधि किसको होगा, ये जो कुछ भी कर रहा होगा, चोरी चकारी कर रहा है वो भी जो है ये होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर जो कह रहे हैं कि यहां पर अंतर क्या होगा, वहां पर आचरण किसके आधार पर करोगे। जैसे मान लो वहां आचरण ठीक करना है तो कैसे करोगे, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी गुरु को देखकर, उसका जैसा है वैसा करना। यहां पर क्या कह रहे हैं, एक समझ है, एक अवधारणा है, अनुभव मूलक विधि से एक व्यक्ति का प्रपोजल है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक निश्चित निष्कर्ष बना लिए ऐसा है ना, फिर वो समझ के उस आचरण के कर रहे हैं। तो वो ऑलमोस्ट जब अवधारणा होगा यहाँ पर, वो मतलब ऑलमोस्ट सही ही है, उसका कंफर्मेशन हो जाता है अनुभव। तो अनुभव के बाद जो आचरण होगा और अनुभव के पहले जो आचरण है उसमें बहुत अंतर नहीं है। मतलब अब उसको कहने का मतलब यह है कि मानवीय आचरण करते हुए आदमी को अनुभव होगा या अमानवीय आचरण करते हुए को अनुभव होगा, मानवीय आचरण, इतना ही बात। तो ये जो अपन बार बार कह रहे थे कि भाई हम सुनने के लिए सुन रहे हैं, सुनाने के लिए सुन रहे हैं, या समझने के लिए सुन रहे हैं कि जीने के लिए सुन रहे हैं। तो जीने के लिए सुन रहे हैं मतलब आचरण के लिए सुन रहे हैं। तो जब हम उसको आचरण में लाएंगे तभी जाकर ये अनुभव की बात। ये मतलब कनेक्शन पूरा वैसा है। तो अगर और यहां हो गया तो अब उसकी निरंतरता है। तो अनुभवगामी विधि में देखेंगे तो जो अवधारणा बना उसमें कुछ तो रह गया, अदरवाइज अनुभव के लिए प्रयास ही क्यों करना, नहीं। लेकिन ये वो जगह है कि जहां पर सारा चीज कंफर्म हो गया, सारे प्रश्न खत्म हो गए, अब कोई प्रश्न नहीं बचा।
जैसे यहां तक में अगर केवल जीना है, जो ये वाला ब्लॉक है, अगर केवल यहां तक में जीना है, बहुत सारा आदमी कुछ मान के ही चल रहा है और आपको लगेगा कि वो काफी संतुष्ट है, लेकिन एक समय के बाद कोई न कोई प्रश्न आ जाता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, फिर उसके बाद वो छोड़ देता है। ये पैसा कमा रहा हूं, कितना, कभी एक प्रश्न खड़ा हो गया तो खत्म हो गया, फिर सब दान करो जी। तो यहां पे जब वो प्रश्नों को ले आएगा तब जाकर यहां होगा, लेकिन यहां हो गया तब जाकर सारे प्रश्न खत्म होगा, तृप्ति हो गई। अब हमको अपने जीने के लिए कुछ भी नहीं है ना, मतलब जो चाहिए सब मिल गया, अब कुछ जानना शेष नहीं, या उसी को कहा सब कुछ जान लिया। अस्तित्व क्या है, कैसा है, क्यों है ना, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या नियम है, क्या नहीं है ना, क्या चीज घटेगी, क्या चीज नहीं घटेगी, वो सब स्पष्ट हो गया। वो स्थिति का नाम है। तो जब अनुभव हो गया तब वैसे ही जीने का कोशिश करेगा, वही उसी को व्यक्त करेगा, वही फिर प्रमाण या प्रमाणित, वो अनुभव वही तो प्रमाणित करेगा। तो प्रमाण की क्रिया तो एक तरीके से देखेंगे अनुभव के बाद ही जागृत होंगे, उसके पहले कौन प्रमाण, या ठीक से देखें तो अनुभव ही प्रमाण है। तो इस दर्शन में तीन प्रमाण को स्वीकारा गया, अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण। तो व्यवहार और प्रयोग तो यहां करोगे, मतलब अनुभव वाले आदमी का व्यवहार भी कुछ बताएगा ना, हाँ, तो वही समझ व्यक्त होगा। तो व्यक्त होने में अनुभव और व्यवहार और प्रयोग, मतलब वस्तु के साथ और आदमी के साथ, है ना, स्वयं में अनुभव से तृप्ति, इतना काम। तो ये जीवन में इतनी क्रियाएं हैं। तो अभी क्या है कि ये क्रियाएं जागृत हैं, मतलब इनके आधार पर हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं अभी, लेकिन अभी क्या है कि कोई निश्चितता नहीं है, निरंतरता नहीं है, हर आदमी अलग अलग दिखाई पड़ता है, इसलिए न्याय अलग है, समाधान अलग है, सत्य अलग। जब यहां पर पहुंच गए तो यहां मतलब इनफैक्ट यहीं से सब एक होना शुरू हो जाए। तो सत्य जो है, तो यहां पर देखें कि जैसे कहा था कि वास्तविकता का बोध, तो यहां पर सत्यता का अनुभव। ये ठीक हुआ। तो अब ये जो सत्यता का अनुभव है, तो यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता सब होगा। अब ये जो सत्यता है, सत्य इसीलिए कहा, सत्य एक होगा कि अनेक होगा, एक ही होगा। मतलब हमारे लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और, तो तुम्हें गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए क्या है, अनुभव भी एक ही होगा। तो अनुभव हुआ तो दो आदमी एक जैसे होगा। ये तो ये क्रियाएं हैं, है ना, यही जीवन की क्रियाएं। तो जीवन में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, है ना। तो इसीलिए कहा कि जब मन वृत्ति के अनुसार हो जाए, मतलब क्यों और कैसे, जैसे हमने कहा एक परिभाषा में लिखा है, समाधान जो है तो क्या है, क्यों और कैसे का उत्तर। तो वृत्ति के अनुसार मन हो जाए, या मन जब वृत्ति में अनुभव कर लेता है या इसके अनुसार ये करने लगता है, तो ये जो स्थिति है उसको कह रहा है सुख। जब चित्त वृत्ति के अनुसार काम करने लग जाता है, या वृत्ति चित्त के संकेत को स्वीकार लेती है, या वृत्ति चित्त को अनुभव कर लेती है, मतलब उसके संकेत को स्वीकारती है, वो स्थिति का नाम है शांति, है ना। अभी बीच बीच में लिख रहे हैं, नहीं तो यहां भी लिख सकते हैं, मन के लेवल पर सो, वृत्ति के लेवल पर शांति। तो मन ही, ये वृत्ति ही जो है चित्त को स्वीकार लेगी, तो इसमें शांति हो। और यहां पर संतोष, यहां आनंद, मतलब बुद्धि जब आत्मा को के संकेत को स्वीकारती है, या आत्मा में अनुभूत हो जाती है, या आत्मबोध होता है, तो उसको आनंद लिखा। इधर परमानंद भी लिख सकता है।
या उसी को दूसरे में कहें कि भाई सुख की निरंतरता क्या होगी? शांति। शांति की निरंतरता संतोष, संतोष की निरंतरता आनंद, आनंद की निरंतरता परमानंद। तो आज जीवन में कुल मूल चाहना क्या है, या कुल लक्ष्य क्या है? सुख शांति संतोष आनंद। जीवन लक्ष्य तो यही है। इतना ही काम टोटल। अच्छा, ये सब हो जाए तो कुछ और चाहिए कि नहीं चाहिए, वो पूछते रहिए। अब सर आचरण शुरू करना होगा तो न्याय धर्म सत्य तो समझना भाई होगा। इसी दृष्टि के आधार पर अभी वही अध्ययन उसी को कह रहे हैं ना। तो अध्ययन का मतलब है कि पहले हम ये जो हम अभी पठन कर रहे हैं, है ना, या श्रवण कर रहे हैं, तो हम ये जो प्रस्ताव है उसके आधार पर पहले अपने में एक निष्कर्ष बनाते हैं कि ऐसा है या नहीं है, ऐसा करना है। फिर उन निष्कर्षों के आधार पर जीने का कोशिश करते हैं, उसमें जांचते हैं कि भाई ये है या नहीं है। वो अध्ययन है। वो अध्ययन के क्रम में साक्षात्कार है। इसे न्याय है। तो न्याय जो है वो खाली क्लासरूम में बैठ के समझ लेंगे, या दो व्यक्ति के साथ न्याय करके जो है समझेंगे, तो न्याय करके ही समझेंगे। इनफैक्ट होता ये भी है कि हम न्याय को जो है वो न्यायपूर्वक ही समझते हैं, है ना। जैसे अभी क्या है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आपको कुछ बोलने ना दिया जाए, आपको जो भी प्रश्न आता है पहले उसको बोल, वो तो है ना। तो एक तरीके से कुछ अर्थ में न्याय हो रहा है ना। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि खाली किताब में न्याय सीख लेंगे ऐसा नहीं होगा। मतलब मानव के साथ न्याय को करते हुए हमको न्याय का समझ बने, ये इसलिए आचरण जरूरी है। इसीलिए कहा संबंध पूर्वक जीना जरूरी है। तो इसीलिए है कि परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, परिवार ही व्यवस्था की मूलिक है। तो परिवार होगा तो मिनिमम उन लोगों के साथ संबंध पूर्वक जीना। मैंने ऐसा नहीं कह रहे तो परिवार जो है बाकियों के विरोध में, ऐसा नहीं है। परिवार से शुरू होकर बड़े परिवार, विश्व परिवार तक पहुंचेगा। तो मिनिमम उतने लोगों के साथ तो जीना है, जीने का तैयारी तो करोगे, तो उनके साथ वो निर्वाह करते हुए हमको समझ में आना है। मतलब अभी आप वो भी देखिए ना कि अगर हम निर्वाह करके नहीं देखे तो अल्टीमेटली जो हम सोचे हैं वो सही है कि कल्पना है, ये कैसे पता चलेगा? सोचने तक के लिए तो आदमी सोच ही ले रहा है। सोच वही अल्टीमेटली सोच ही ले रहा है। और दूसरा ये है कि वो कल्पना भी हो सकता है। तो जब हम करके देख लेते हैं कि वैसा है, तब जाकर उसका तृप्ति होगा, है ना। इसीलिए शरीर की आवश्यकता है, प्रमाणित होने के लिए शरीर की आवश्यकता, ऐसा लिखा होगा कहीं कहीं। कि व्यवहार कैसे करेंगे शरीर के साथ ना, ये तो ये जीवन में ध्यान देंगे तो अभी देखना ये है कि ये सब क्रियाएं हमारे में हो रही हैं कि नहीं हो रही, है ना। फिर उनमें देख लेंगे मतलब आगे क्या है। फिर इन्हीं जो ये 10 क्रियाएं हैं, है ना, इन्हीं को फिर आगे जैसे मनोविज्ञान में देखेंगे तो 122 आचरण के रूप में लिखा हुआ है। इनकी और डिटेलिंग भी करी हुई, चित्त में क्या क्या होता है, वृत्ति में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है। ठीक है सर, ये अनुभव के बाद ये जीवन की क्रिया के बारे में पता चला? अनुभव के बाद ही पता चला, उसके पहले कहाँ है? नहीं, अनुभव के बाद ही जीवन की ये सारी क्रिया, जैसे एक व्यक्ति को अनुभव हुआ, उसके पहले तक ये जीवन होता है, ये भी कहाँ पता चला है? जैसे गठन पूर्णता कोई चीज होती है, जीवन कोई ऐसा चीज होता है, ये इसी दर्शन से निकल के आया है, इतनी बात तो पक्की है। उसके पहले तक हम मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम तो ले रहे हैं, लेकिन ये सब खत्म हो जाते हैं। ये सूक्ष्म शरीर है, निकल गया। हाँ,
अभी कभी उस पर भी करेंगे, है ना। हाँ। तो ये क्रियाएं हैं, मतलब ये बात ठीक है कि नाम पुराने वाले ही रखे हैं, क्योंकि नया शब्द बनाना, जैसे इसको x1 x2 x3 भी बोल सकते हैं, ऐसा थोड़ी है भाई, x10 तक है ना। नया भाषा लिख दो, लेकिन फिर नया भाषा को फिर वो पॉपुलराइज भी तो करना पड़ेगा। मतलब अभी क्या है, मन कहने से आपके अंदर कुछ तो भाषावास होता है, लेकिन इसको फिक्स कर दिए। मन बहुत चंचल है, मतलब अलग अलग आस्वादन ढूंढ रहा है, तो आपको समझ में आता है हाँ यही चीज है, और क्या है। मतलब चंचल है मतलब क्या ढूंढ रहा है, आस्वादन ही ढूंढ रहा है। एक जगह मन नहीं लग रहा, मतलब क्या हुआ, वहां पे उस आस्वादन में अब मजा नहीं आ रहा है। इतना ही तो है। तो क्या करेगा, अब दूसरा चयन करेगा। यही काम है। तो ये तो अनुभव के बाद अभी ये है, एक व्यक्ति को अनुभव हुआ, उन्होंने मतलब वही है कि शब्द और अर्थ को जोड़ा, है ना। तो उन शब्दों से अभी हम उस अर्थ को देखने की प्रयास कर रहे हैं, वो अर्थ हमारे में दिख जाए, वही। तो ये जो शब्द से जाने का कार्यक्रम है, अर्थ यहां से शुरू होता है, यथार्थता। नाम भी क्या बढ़िया लिखा हुआ है ना। यथार्थता का मतलब जैसा जिसका अर्थ है, अर्थ यहां से शुरू हो रहा है। इसके पहले तक सारा भाषा है, या उसी को दूसरे भाषा में बोले कि ये जो लैंग्वेज का काम भी यहीं तक है। ये जब शुरू हुआ तो उसके बाद ये सब अर्थ में है। यहाँ पे भाषा का बहुत रोल नहीं है, या कुछ भी रोल नहीं है। तो भाषा जो है, भाषा हमको यहां तक पहुंचा दे, अर्थ तक पहुंचा दे, ये काम है। भाषा का मतलब यह है कि अर्थ का भास हो जाए, जिसमें अर्थ भास हो वही भाषा है। ठीक है जी। तो यह अनुभव की महिमा है। तो एक व्यक्ति को दिख गया, है ना। तो अब हम अध्ययन पूर्वक बाकी हम सब लोग देखने का प्रयास करें। तो जिसको दिखा उसके प्रति कृतज्ञता होता ही, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम था, नहीं तो ये समझना भी। एक्चुअली सर, अनुभव के बाद भी ये जीवन की क्रिया को इतनी फाइननेस करना ना, वो भी एक बड़ा काम है। मतलब जो भी है है ना। हाँ। लेकिन अनुभव संपन्न व्यक्ति के पास वो ताकत है, ये इतनी बात। ताकत तो सबके पास है, समझ नहीं है, बस उनके पास समझ भाई समझ की ही ताकत है, और क्या चीज की ताकत है। सिंपल तो होने के रूप में तो है, उनके रूप में भाई करने के मतलब मुख्य बात तो उतनी है ना। मतलब अल्टीमेटली जो है समझ की ही ताकत है, अनुभव की ही ताकत है, बाकी और कौन सा ताकत है। सर सत्यता जो है बल, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई सत्यता का मतलब है कि हमको सत्य समझ में आ गया। सत्य कैसे डिफाइन किया, जो निरंतर सुनने नित्य वर्तमान। तो नित्य वर्तमान होने के रूप में जो है उसी को सत्य कहा। मतलब जो है का मतलब क्या है, निरंतर है। तो जो निरंतर होगा वो वर्तमान में भी, वही सत्य है। जो बदल जाए उसको सत्य नहीं कहा, ये बात ठीक है। तो अभी मतलब अब इन क्रियाओं के बारे में जो भी प्रश्न होंगे उसको थोड़ा और कर लेंगे, या अभी कैसे चलता है या उसमें क्या परेशानी है उसको अगले उसमें करके फिर जीवन क्रिया को फिर समराइज कर लेंगे। ठीक।